तो क्या सारे काम आजकल जुगाड़ से हो रहे हैं? क्या किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई नियम हो सकते हैं जिसको फॉलो करके हम किसी मैनेजर का काम करना आसान बना सकते हैं? तो आइए आज के चैप्टर में हम यही बात जानेंगे कि हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम किसी मैनेजर का डिसीजन लेना आसान बना सकते हैं। तो मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमान सिद्दीकी, स्वागत करता हूं आपका एक और स्पेशल वीडियो के अंदर। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से पहले हमें जानना पड़ेगा क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे के सारे काम एवे ही चल रहे हैं? ठीक है, एवे का मतलब क्या जुगाड़ से चल रहे हैं या फिर हमारे पास कुछ नियम हो सकते हैं या हमारे पास कुछ नियम अवेलेबल है। नियम का मतलब प्रिंसिपल्स अवेलेबल हैं जिनको फॉलो करके हम किसी मैनेजर का काम करना आसान बना सकते हैं। तो यही चैप्टर की शुरुआत है हमारी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 2। ठीक है, अगर बात करें चैप्टर की तो चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं किसका? बिजनेस स्टडीज का, बीएसटी बुक का आपका। ठीक है, उसका नाम क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज एक ही क्लास के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर हम खत्म करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पे से केस स्टडीज जरूर पूछी जाती हैं पेपर के अंदर। ठीक है, तो आइए विदाउट एनी फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, चैप्टर को। अब जब चैप्टर की बात करते हैं तो चैप्टर में चलने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो पार्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट और एक पार्ट है जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, दोनों पार्ट पढ़ने हैं आपको। एक किसने दिया है? एफडब्ल्यू टेलर ने, और एक दिया हेनरी फ्यूल ने। तो दोनों की थ्योरीज पढ़नी है, दोनों के प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं और जैसे ही आप दोनों के प्रिंसिपल्स पढ़ लोगे चैप्टर हमारा वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? चलो मैं अपने तरीके से बताता हूं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक जनरल गाइडलाइंस है, कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट टूल्स नहीं है। जनरल गाइडलाइंस का मतलब आम बातें हैं, जनरल गाइडलाइंस जो किसी मैनेजर का काम करना आसान बनाती हैं। तो सर दीज आर जनरल गाइडलाइंस एंड ट्रुथ्स। हाँ जी, ये कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं, ट्रुथ्स हैं। किस पे बेस्ड है? ये आए कहां से? ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है। इन लोगों ने जिनके मैंने नाम लिए, हेनरी फ्यूल और एफडब्ल्यू टेलर, इन्होंने वर्कर्स को काम करते हुए ऑब्जर्व करा। उसके बाद इन्होंने ये जनरल गाइडलाइंस दी जिनको हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। तो दीज प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस एंड ट्रुथ्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। क्या एक्सप्लेन करते हैं? ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि अगर आप कोई प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो उसका आउटकम क्या आएगा ये आपको ऑलरेडी बता देते हैं। तो दीज आर रेडीमेड सॉल्यूशंस। को क्या रेडीमेड सॉल्यूशंस बोल सकते हैं? हाँ। तो जब भी कोई मैनेजर के सामने प्रॉब्लम आएगी, बेटा उसके पास कुछ हथियार है, ठीक है, प्रिंसिपल्स, वो उठाएगा, फेंक के मारेगा फटाक, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। फिर कोई प्रॉब्लम आई, उसके पास रेडीमेड सॉल्यूशंस है, फिर फेंका, फिर प्रॉब्लम सॉल्व। यानी कहने का मतलब है दीज आर जनरली रेडीमेड सॉल्यूशंस। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस। क्या है? जनरल गाइडलाइंस। ठीक है, एंड ट्रुथ्स किस पे बेस्ड है? बेस्ड है ऑब्जर्वेशन पे। क्या एक्सप्लेन करते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ताकि किसी मैनेजर का काम करना आसान हो जाए, उसका डिसीजन मेकिंग क्या हो जाए? सिंपल हो जाए। ठीक है, फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलें? हाँ जी सर, बिल्कुल आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा फीचर्स की। ठीक है सर, इसके फीचर्स क्या है? बेटे जो प्रिंसिपल्स आप पढ़ने जा रहे हो, अभी आगे हम पढ़ेंगे, इनके बारे में थोड़ी सी बातें जान लो। ठीक है, क्योंकि फिर मैं दोबारा से आपको इन प्रिंसिपल्स पे लेके आऊंगा और ये जो नोट्स है मैं स्पेशली आपके लिए लिख के लाया हूं। ठीक है, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप इस क्यूआर को स्कैन कर सकते हो, अदरवाइज aman_sir_अड्डा247 टाइप करना, टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहां से ही पीडीएफ जाके ले लेना। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फीचर। सबसे पहले सर, पहले फीचर्स की बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। हाँ जी, ये रिजिड नहीं है। रिजिड का मतलब ऐसा नहीं है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। दीज प्रिंसिपल्स आर डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल, इट कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कंडीशंस। क्या मतलब? इस बात का मतलब यह है बेटा कि अगर मैनेजर के सामने कोई सिचुएशन आ जाती है तो जरूरी नहीं है जो प्रिंसिपल जैसा बोल रहा है वैसे ही करो, उस प्रिंसिपल को आप अपनी तरह एडजस्ट करके अप्लाई कर सकते हो। अभी जब ये प्रिंसिपल्स आगे आएंगे तब मैं इनको दिखाऊंगा। दीज आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। ठीक है, हाँ जी सर। उसके बाद बेटा ये प्रिंसिपल्स ऑल परवेसिव है। ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट भी यूनिवर्सल होती है, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी क्या है? यूनिवर्सल। ये कहीं पे भी अप्लाई हो सकते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन कोई हॉस्पिटल क्यों ना हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन कोई स्कूल क्यों ना हो, इवन डिफेंस क्यों ना हो, इवन आपके घर तक में लग जाएंगे ये प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो दीज प्रिंसिपल्स आर ऑल परवेसिव। आगे चलते हैं। सर ये क्या एक्सप्लेन करते हैं बेटा? एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सप्लेन करते हैं। अब ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर हम कोई प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं तो उसका आउटकम क्या आएगा हमें पता रहता है पहले से। तो दीज प्रिंसिपल्स आर रेडीमेड सॉल्यूशंस। क्या बोल सकते हैं इनको? रेडीमेड सॉल्यूशंस, कि इफ अ सर्टेन प्रिंसिपल इज अप्लाइड देन व्हाट विल बी इट्स आउटकम वी ऑलरेडी नो। ठीक है, करेक्ट है बात। तो यहां तक हमारे तीन फीचर्स हो गए।
सर और क्या है बेटा, ये बिहेवियरल इन नेचर है। अब बिहेवियरल की बात करें तो ये प्रिंसिपल्स किस पे अप्लाई होते हैं बेटा, एक्चुअली ये प्रिंसिपल्स ह्यूमंस पे अप्लाई होते हैं। किस पे अप्लाई होते हैं? ह्यूमंस। सर क्यों अप्लाई होते हैं? ताकि बेटा ह्यूमंस का जो बिहेवियर है हम उसको इन्फ्लुएंस कर पाए। कहने का मतलब अगर कोई वर्कर काम नहीं कर रहा तो उस पर मैं प्रिंसिपल्स अप्लाई करूंगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाऊंगा, ठीक है, उसको मोटिवेट करूंगा कि भाई काम करने लगे, तो उसका बिहेवियर मैंने इन्फ्लुएंस करा। तो दीज प्रिंसिपल्स आर बिहेवियरल इन नेचर, क्योंकि ये किस पे अप्लाई होते हैं बेटा? ह्यूमन पे, टू इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। ह्यूमन का बिहेवियर इन्फ्लुएंस करने के लिए हम उन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। हाँ जी सर। सर उसके बाद ये किस पे बेस्ड है बेटा? ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड है, या आप बोल सकते हो प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। सर इन प्रिंसिपल्स को डिराइव कैसे करा? ठीक है, हेनरी फ्यूल ने या एफडब्ल्यू टेलर ने बेटा वर्कर्स को काम करते हुए ऑब्जर्व करा, और ऑब्जर्व करने के बाद ये प्रिंसिपल डिराइव हुए। तो दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड है सर? ऑब्जर्वेशंस पे। और सर ये प्रिंसिपल्स क्या कॉन्टिंजेंट है? हाँ बेटा कॉन्टिंजेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर कॉन्टिंजेंट। ये क्या है? कॉन्टिंजेंट है। देखो मैं आपको पूरा बता देता हूं। एज देयर एप्लीकेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन। यानी कहने का मतलब है जब आप इनको अप्लाई करने जा रहे होते हो तो इनकी एप्लीकेबिलिटी उस प्रेजेंट टाइम की कंडीशन पे बेस्ड होती है। तो सर ये क्या हुए? ये बेटा कंटिंजेंट हुए। क्या हुआ? कंटिंजेंट, क्योंकि ये किसी इवेंट पे बेस्ड हैं, किसी इवेंट की हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे 6 के 6 क्या थे? 6 के 6 बेटा हमारे फीचर्स एक बार देख लो। फ्लेक्सिबल होते हैं, परवेसिव होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, ह्यूमंस पे अप्लाई करे जाते हैं उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस करने के लिए। किस पे बेस्ड है बेटा? प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन पर। ये कॉन्टिंजेंट होता है। कॉन्टिंजेंट वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। आगे चलते हैं। अब आ गया जो इंपॉर्टेंस पे। सर अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कोई मैनेजर यूज करता है तो उसके क्या क्या फायदे हैं उसको, ठीक है। पहला देखो, पहला तो वेस्टेज कम करेगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा रिसोर्सेज की जो वेस्टेज है वो कम होगी, ठीक है सर। वेस्टेज रिड्यूस होगी, बिल्कुल सर। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोल सकते हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कहने का मतलब आपके रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे। तो इसको एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलो, क्या प्रॉब्लम है? तो सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या इंक्रीज करते हैं? आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी का मतलब सबको पता है, पहला चैप्टर सबने पढ़ा हुआ है, क्या बेटा? कॉस्ट को कम करना, है ना। तो ध्यान रखना। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, क्या होते हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को इंश्योर करते हैं। डन, ठीक है। क्या सर? मिनिमाइजेस द कॉस्ट, रिड्यूसेस द वेस्टेज, ठीक है सर। सर उसके बाद इट प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू द मैनेजर। अब यूजफुल इनसाइट टू द मैनेजर का मतलब क्या है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दूर तक देखने की दृष्टि। अब इसका मतलब क्या? दूर तक देखने की दृष्टि। अरे अगर मेरे पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं तो मेरे को यह पता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है इनमें। अगर मैं एक प्रिंसिपल अप्लाई करूंगा देन व्हाट विल बी इट्स आउटकम, मुझे आगे तक की बात पता चल गई ना, मैं तो अंतर्यामी बन गया, तो मैं दूर तक देख सकता हूं, है ना। तो कहने का मतलब है इफ अ सर्टेन प्रिंसिपल इज अप्लाइड देन व्हाट विल बी इट्स आउटकम वी ऑलरेडी नो। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं इट प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू द मैनेजर, ठीक है। हाँ जी। सो उसके बाद क्या करते हैं? मैनेजरल एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। हाँ सर। अब सबसे बढ़िया तो बात यही है कि सर किसी मैनेजर का डिसीजन लेना क्विक बनाते हैं, फास्ट करते हैं ये, ठीक है सर। आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं फोर्थ पे, सर फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब देखो ये पहले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा हुआ है। सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, बेटा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक तरीके से CSR मान लो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किसी कंपनी की सोसाइटी की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ठीक है, ज्यादा गंदगी वगैरह ना फैलाना, ठीक है, और क्या करना? सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, है ना, सेलिंग दी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, ये सारी चीजें, नो एडल्ट्रेशन, ये सब होती है ना। और सर ऐसी पर्सनल ऑब्जेक्टिव, बेटा पर्सनल ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉइज के लिए होते हैं, सब पता है आप लोगों को, पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। सर हमारे एम्प्लॉइज क्या चाहते हैं? एम्प्लॉइज बहुत सारी चीजें चाहते हैं आपसे, कंपेटिटिव सैलरी, ठीक है, पीयर रिकग्निशन, ठीक है, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये चाहते हैं ना। तो ये बोल रहा है अगर आप कंपनी के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्टिव्स ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। सर एक छोटा सा एग्जांपल दे दो, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, अभी आप पढ़ोगे आगे जाके प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्यूनरेशन पढ़ोगे, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्यूनरेशन क्या बोलता है कि भैया आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एम्प्लॉयज को फेयरली रेम्यूनरेट करना है। अगर मैं उनको फेयरली रेम्यूनरेट कर रहा हूं तो मैं तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मैंने ऑटोमेटिकली फुलफिल कर लिए, नहीं कर लिए, है ना। तो ये है बात। तो सर इफ वी आर यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन अवर ऑर्गेनाइजेशन देन क्या मतलब है इस बात का कि सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएंगे, ठीक है सर। आगे चलते हैं। सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के डायनेमिक है, हाँ ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है,
आप इनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी सर। और सर इंप्रूविंग रिसर्च, बेटा इनके ऊपर और भी रिसर्च चल रही है, तो जितने भी हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं दे एक्टेड एज द बेस फॉर फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यानी सर इसकी फायदे हैं, यानी इतने पुराने साल टाइम के इतने पुराने टाइम पे इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी थ्योरीज लिख दी कि इन पे आज भी रिसर्च और डेवलपमेंट चल रही है और प्रिंसिपल्स डिराइव करे जा रहे हैं। अब देखो ये सारी बातें तो हमें तब समझ में आएंगी, अभी तक तो चलो ठीक है सर, पता चल गया फ्लेक्सिबल है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, रिसर्च को इंप्रूव कर रहे हैं, बट सर ये है क्या। अब मेन बात इनके ऊपर करने जा रहा हूं, ये हैं क्या। आपने इनके फीचर्स देख लिए, इंपॉर्टेंस देख ली, बट ये बात सिर्फ तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप इनके प्रिंसिपल्स एक्चुअली में पढ़ोगे नहीं। तो अब चलो डाइव इन करते हैं, किसके अंदर, प्रिंसिपल्स के अंदर डाइव इन करते हैं, ठीक है। सर पूरा चैप्टर देखो इधर आओ, पूरा चैप्टर जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसको पीएम बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा, पीओएम। ये पूरा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। हाँ जी सर, एक तो क्या है मैं आपको बता देता हूं, एक तो है साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, और एक है जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट या जनरल मैनेजमेंट। सर एक क्या है तो लिख देता हूं, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ठीक है, और एक क्या है बेटा, एक है जनरल मैनेजमेंट। याद रखोगे, बोलो सर। अगर ये दोनों पढ़ लिए चैप्टर खत्म। हाँ जी, तो सर पहले क्या पढ़ते हैं, पहले साइंटिफिक पढ़ते हैं, उसके बाद क्या पढ़ते हैं, उसके बाद जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, मैंने लिखा है साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या लिखा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, समझ गए। अब क्वेश्चन पूछता कई बार, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो आपको याद करना है, ठीक है, फ्रेडरिक विंस्लो, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ठीक है, इसको शॉर्ट में आप एफडब्ल्यू टेलर याद कर लो। एफडब्ल्यू टेलर इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है सर, ठीक है। तो देखो यहां लिखा भी है, ही इज द फादर, फादर है बेटा, किसका फादर है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का, जो हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी, ठीक है। अब आगे चलने से पहले यहीं पे सुन लो याद करने का तरीका। सर साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर 4 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, 4 प्रिंसिपल्स, ठीक है सर। और सर बेटा 8 टेक्निक्स पढ़नी है। क्या पढ़नी है, 8 टेक्निक्स, याद रखोगे। हाँ सर, 4 प्रिंसिपल 8 टेक्निक्स, 4 प्रिंसिपल 8 टेक्निक्स, याद कर लो ऐसे, वरना भूल जाओगे। 4 प्रिंसिपल 8 टेक्निक्स, 4 प्रिंसिपल 8 टेक्निक्स, ठीक है। हाँ जी सर, तो 4 प्रिंसिपल्स और 8 टेक्निक्स हमें इसके अंदर पढ़नी है, ठीक है सर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा, क्या प्रिंसिपल्स है, 4 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। कितने प्रिंसिपल्स हैं, 4 प्रिंसिपल्स, एक एक करके पढ़ते हैं। सर पहली बात क्या बोली बेटा, पहली बात पत्थर की लकीर बोल दी इन्होंने। पहली बात का नाम ये पत्थर की लकीर। कैसे, देखो इन्होंने बोला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब आप बोलोगे सर है ऐसा आएगा, है सर ये क्या है, रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है, आओ मैं बताता हूं। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल। अब ये लो, आप तो बहुत करते हो सर। हाँ सर, सर एक लड़की को प्रपोज करा था, फिर उसके बाद दूसरे को करा, सर तीसरी को करा, सर कोई ना कोई तो मानेगी। तो ये क्या कर रहे हो, ये हिट और ट्राई कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। सर हिट एंड ट्रायल हो सकता है कोई मान जाए, ये हिट एंड ट्रायल तो है। अगर आप चीजों को साइंटिफिकली प्लान करते, ठीक है, पहले देखते उसको क्या अच्छा लगता है, क्या उसके लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, पूरा एनालाइज करते हैं, उसके फ्रेंड्स को जानना स्टार्ट करते हैं, साइंटिफिक अप्रोच यूज करते हैं, तो हो सकता है एक बारी में आपकी बात बन जाती। मानते हो इस बात को, बट सर हम तो सीधा उठ के गए, बात करेंगे सीधा, मानी तो मानी, नहीं मानी तो नहीं मानी। बहुत ही गलत अप्रोच, बहुत ही गलत अप्रोच बेटा। बात करें हिट एंड ट्रायल की, तो हिट एंड ट्रायल का मतलब ये क्या, रूल ऑफ थंब। अब रूल ऑफ थंब का मतलब है कि आप सिर्फ हिट कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, दैट मींस आपको नहीं पता कि वो जो आप एक्शन ले रहे हो वो सही, उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो सर इससे क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है, दोबारा ट्राई करके देख लेंगे। इससे दिक्कत है बेटा वेस्टेज की। अब वेस्टेज क्या है बेटा, वेस्टेज 2 ही चीज का है, टाइम का जो वापस नहीं आएगा, और दूसरा एफर्ट्स का। इन दोनों चीजों की वेस्टेज है आपकी, समझ रहे हो बात को। तो सर क्या करें, क्या करें। एफडब्ल्यू टेलर ने बोला ऐसे नहीं करना, रूल ऑफ थंब यूज नहीं करना, साइंस यूज करनी है। साइंस, अब हमने बोला साइंस का मतलब क्या, साइंस की बुक पढ़नी पड़ेगी क्या, नहीं। इन्होंने बोला साइंस का मतलब मैं कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, साइंटिफिक टेक्निक्स दे रहा हूं, उनको यूज करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सुन रहे हो मेरी बात, साइंटिफिक टेक्निक्स, ठीक है, हाँ साइंटिफिक टेक्निक्स दे रहा हूं, ठीक है, आप उनको कहां यूज करो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और काम बन जाएगा। समझ गए बात। तो साइंस यूज करना है, नॉट रूल ऑफ थंब। सर साइंटिफिक टेक्निक्स कौन सी अभी पढ़ेंगे हम, मैंने बोला ना 8 टेक्निक्स पढ़नी है, 8 टेक्निक्स। आ जाओ सर, तो क्या लिखे हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू टेलर, ठीक है, ऑल द डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन किस पे, देखो सारे डिसीजन किस पे बेस्ड होने चाहिए, साइंटिफिक टेक्निक्स पे बेस्ड होने चाहिए, ये रहा, ठीक है। किस पे नहीं होने चाहिए, नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं चलेगा, मानते हो बात। अच्छा सर, और सर टास्क शुड बी
बेटा टास्क जितने भी हैं सारे साइंटिफिकली प्लान्ड होने चाहिए, ठीक है। हाँ, मटीरियल, इक्विपमेंट्स, वर्किंग कंडीशंस, दोबारा सुन लो, मटीरियल, इक्विपमेंट्स एंड वर्किंग कंडीशन शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड। सर सब चीज़ों के स्टैंडर्ड फिक्स करने पड़ेंगे, हाँ जी सर। इससे फायदा क्या है? दिस विल सेव, मैंने बताया ना, ह्यूमन टाइम और एफर्ट्स, ये सेव करेगा, उसकी वेस्टेज नहीं होने देगा। बात खत्म, लो खत्म हो गया पहला प्रिंसिपल। सर ये तो बहुत नॉर्मल बात थी, तो मैंने कब कहा कि इसमें रॉकेट साइंस है? मैंने तो पहले उसमें ही बता दिया था, मैंने तो आपको डेफिनेशन के अंदर ही बता दिया था, आप ही नहीं मानते क्या सर? दीज आर ओनली जनरल गाइडलाइंस। क्या है ये? जनरल गाइडलाइंस है। क्या है? जनरल गाइडलाइंस। ध्यान रखोगे, है ना। टेलीग्राम चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मत भूलना। ये सारी की सारी पीडीएफ वगैरह, फाइल्स वगैरह वहीं मिलेंगी, मेरे से इंटरेक्शन भी करने को वहीं मिलेगा आपको, है ना। तो स्कैन कर लेना। नहीं कर पा रहे तो मैंने आपको बताया अमान _सर _अड्डा 247, ठीक है, टाइप कर लेना, मिल जाएगा चैनल। आगे चले, हाँ जी सर बिल्कुल। तो पहला खत्म, बोलो पहला खत्म। चलो मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा? सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सर हार्मनी का मतलब क्या होता है? भाईचारा। और सर डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, यानी डिस्प्यूट, है ना। अब आप सोच रहे हो सर भाईचारा और लड़ाई झगड़ा ये क्या मतलब है? तो हमेशा भाईचारा लड़ाई झगड़ा दो पार्टी में तो होगा, ठीक है। पार्टी नंबर 1 सुनते रहना, पार्टी 1, ठीक है, और ये पार्टी 2, ठीक है, दो पार्टी हैं। सर पार्टी जो पहली है उसका नाम क्या है बेटा? ये है पार्टी 1 है मैनेजमेंट, आपके मैनेजर्स, ठीक है, हाँ जी। सर पार्टी 2 कौन है बेटा? एम्प्लॉयज या वर्कर्स मान लो, चलो वर्कर्स मान लो, ठीक है, हाँ जी सर। सर जन्मों जन्मांतर, ठीक है, पुराने समय से एक बेटा बहुत बड़ा डिस्प्यूट है जो आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ, चलता चला आ रहा है। क्या बेटा? मैनेजमेंट और वर्कर्स की कभी बनती ही नहीं है। अब मैनेजमेंट और वर्कर्स की नहीं बनती तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे सक्सेसफुल हो जाएगी? सोच के देखो, अगर दोनों में लड़ाई झगड़े चलेंगे तो आप सोचो ऑर्गेनाइजेशन कैसे सक्सेसफुल होगी? बेटा पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होना है तो बेटा मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में हार्मनी होनी चाहिए। हार्मनी का मतलब भाईचारा होना चाहिए। मानते हो नहीं मानते? माननी पड़ेगी, ठीक है, हार्मनी। हाँ जी भाई, अब सर क्या करा जाए? क्या करा जाए? ये प्रिंसिपल यही बोलता है कि मैनेजमेंट और देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। देयर शुड बी कोऑपरेशन नॉट कंपटीशन। एक दूसरे से कंपीट ना करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, ठीक है। इधर आओ सर। टेलर एम्फेसाइजेस ऑन कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, ठीक है, कोऑपरेशन करना है। दे शुड नॉट कंपीट नहीं करना एक दूसरे से। समझे बात? एक एक चीज बता रहा हूं, ढंग से पढ़ लेना। हाँ सर, टेलर एम्फेसाइजेस ऑन, अब ये अचीव कैसे करोगे बेटा? मेंटल रेवोल्यूशन के थ्रू, ठीक है। टेलर ने क्या बोला, ये कैसे अचीव कर सकते हो? ओनली थ्रू मेंटल रेवोल्यूशन, नथिंग एल्स। सिर्फ मेंटल रेवोल्यूशन के थ्रू अचीव करोगे, और कोई तरीका है ही नहीं आप लोगों के पास, है ना। तो अब मेंटल रेवोल्यूशन क्या है बेटा? मेंटल रेवोल्यूशन एक टेक्निक है, हाँ जी सर। सर ये कहाँ पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे इसको, डोंट वरी, ठीक है। 8 टेक्निक वहां पे आ रही है। हाँ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर केस स्टडी आई हुई है बोर्ड्स के अंदर भी, सर क्या कि बेटा वर्कर शुड कोऑपरेट विद मैनेजर्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट शुड टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द वर्कर्स। ये बात हमने ऊपर भी पढ़ ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जहां स्टार बना रहा हूं मैं, जहां स्टार बना रहा हूं, बहुत सुन लेना। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा है, क्वेश्चन मतलब केस के अंदर मेंशन है, सर क्या? एन ऑर्गेनाइजेशन शुड शेयर द प्रॉफिट्स, किसके साथ? वर्कर के साथ। ये बात अगर वहां पे लिखी हुई है कि ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स के साथ प्रॉफिट शेयर कर रही है या करना चाहिए, फिर वो पूछता है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड हेयर, तो आप आंख बंद करके, ठीक है, क्या लिख के आओगे? प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी, प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अगर मैनेजमेंट वर्कर्स के साथ प्रॉफिट शेयर कर रहा है, दैट मींस दोनों के बीच में हार्मनी है, भाईचारा है, एक दूसरे से कंपीट नहीं करते, एक दूसरे से कोऑपरेट करते, ठीक है। डन डना डन डन। चलो भाई आगे चलें। सर अब आ जाओ थर्ड पे, जल्दी जल्दी करो, अभी बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। हाँ, वन शॉट का मतलब ये नहीं है कि रात तक क्लास चलती रहेगी। सर कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या है? कोऑपरेशन का मतलब होता है वही भाईचारा। सर ये प्रिंसिपल ना एक्सटेंशन है, दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन। मैं बोल रहा हूँ, देखो वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी। सर हार्मनी का क्या है? ये जो पीछे वाला प्रिंसिपल पढ़ा है ना, उसके आगे की बात ये बोलता है। हाँ जी सर। तो सर ये वो बात तो बोलता ही होगा कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं हो, अकेले अकेला ना चले, मिल के चलें एक दूसरे के साथ। हाँ जी सर, ये वो बात तो बोलता है। तो सर ये एक्सटेंशन कैसे है? एक्सटेंशन ऐसे है, ये बोलता है जितना भी टास्क है ना, जितने भी काम है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका क्लियर कट सेपरेशन होना चाहिए। सर कैसे?
सर दो टाइप के सेपरेशन, एक है प्लानिंग टास्क और एक है ऑपरेशन टास्क। मैं दोनों बताता हूँ और यही याद करना जैसे मैं लिख रहा हूँ और बता रहा हूँ, ठीक है। एक प्लानिंग का काम होता है, एक ऑपरेशंस का काम होता है। सर प्लानिंग का काम सिर्फ कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा और कोई नहीं करेगा, बात खत्म, ठीक है। और सर ऑपरेशंस का काम कौन करेगा? सिर्फ वर्कर्स करेंगे और कोई नहीं करेगा, बात खत्म। सर देयर शुड बी अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टास्क। प्लानिंग टास्क विल बी हैंडल्ड बाय द मैनेजमेंट एंड द ऑपरेशनल टास्क विल बी हैंडल्ड बाय द वर्कर्स। थकान हो जाती है पढ़ा पढ़ा के, सांस फूल जाती है, ठीक है। सुनो मेरी बात को, यहां तक क्लियर है? डन है यहां तक, आगे चलूं। सर दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी, ठीक है सर। सर देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, पढ़ ली, ये दोनों बात समझ में आ गई। सर देयर शुड बी कंप्लीट डिवीजन ऑफ वर्क, है ना, होना चाहिए। सर कैसे? देयर शुड बी कंप्लीट सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम ऑपरेशनल वर्क, सर ठीक है। सर मैनेजमेंट को किस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए? प्लानिंग पे, ठीक है। और सर वर्कर्स को किस पे? ऑपरेशनल वर्क पे। बता दी पूरी बात, कुछ नया तो नहीं लिखा। अब नई बात जो है वो मैं दोबारा बताऊंगा, जहां जहां है वो ध्यान रखना, क्योंकि इससे बाहर सीबीएसई के बस की ही नहीं है देना, क्योंकि देंगी कहां से? यही सारा पढ़ा दिया, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। अब सर ये वाला जो पॉइंट है इस पे स्टार बना दो, ठीक है। लास्ट वाला पॉइंट हमेशा देखो स्टार बना रहा हूं मैं, अलग से लिख के लाया हूं। सर अगर ऐसा लगता है कोई वर्कर हमारे पास आया, मैनेजमेंट के पास आया और कह रहा है, कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन दे रहा है, कंस्ट्रक्टिव सजेशन का मतलब बहुत बढ़िया सजेशन दे रहा है, उससे आपको फायदा हो रहा है मैनेजमेंट को, आपने अप्लाई कर, आपकी कॉस्ट कम हो गई, इफेक्टिवनेस बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई उसके सजेशन से, तो उसको आपको रिवॉर्ड देना चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव सजेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रिवॉर्डेड। और अगर रिवॉर्ड करे जा रहे हैं तो क्वेश्चन पूछेगा, आइडेंटिफाई करो कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है। तो आप पता है क्या बोलोगे? आप बोलोगे कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो द कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन या सजेशन शुड बी रिवॉर्डेड इफ दे रिजल्ट्स इन सब्सटेंशियल कॉस्ट रिडक्शन। तो उनको रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए, बिल्कुल दिया जाना चाहिए। और कौन सा प्रिंसिपल है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। याद कर लेना इस बात को, ठीक है सर। सर लास्ट प्रिंसिपल बेटा, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, ठीक है सर। अब देखो, जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को सिलेक्ट करके लाते हो, ठीक है सर, किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हो? सर स्किल्स के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही बात है, ठीक है सर। फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो, ठीक है, हाँ जी बेटा, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज दोनों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए हायर करा गया है ना, तो बिल्कुल सही हुआ है कि भाई मेरी जो स्किल्स हैं और मेरे को जो काम दिया गया है, ठीक है, वो दोनों आपस में मैच कर रही है। परफेक्ट सिलेक्शन है, परफेक्ट सिलेक्शन, ठीक है सर। बट सर उसके बाद ट्रेनिंग भी तो दी जानी चाहिए, करेक्ट है। टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि हमारे एम्प्लॉयज, ठीक है, अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी तक पहुंच पाए। तो अकॉर्डिंग टू टेलर द सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज किस पे बेस्ड होना चाहिए? साइंटिफिक मेथड्स पे, दैट इज वो मैंने बता दिया। स्किल ऑफ द वर्कर शुड मैच द टास्क। सर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, हाँ जी, प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज होनी चाहिए, रिक्वायर्ड टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। ऑल्सो तो जो उनको काम दिया जा रहा है उनकी स्किल से मैच होना चाहिए। सारी बातें मैंने आपको बता दी, ये था। कितनी सिंपल सी बात है। हाँ सर ये तो बहुत ही आम बातें थी। और सर आम बातों को क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं, बताओ? जनरल गाइडलाइंस। लो जनरल गाइडलाइंस, डन कर दें? अरे बोलो, ठीक है, आगे चल रहे। अब सर आपने बात करी थी, प्रॉमिस करा था 4 प्रिंसिपल का, करा दिए। अब मैंने वादा करा 8 टेक्निक्स का, वो भी निपटा रहा हूं। आ जाओ जरा। सर साइंटिफिक टेक्निक्स की बात कर लेते हैं, बिल्कुल करते हैं। 8 टेक्निक्स है, पहली बता दी कितनी टेक्निक्स है? 8। पहली टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप, और काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं, टेंशन मत लेना, मैं यही बता दूंगा इसको पूरा। सर फंक्शनल फोरमैनशिप क्या बोलती है? पहली बात तो ये कहां पे अप्लाई होती है, ध्यान रख लेना। फंक्शनल फोरमैनशिप बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे अप्लाई होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे। अब देखो आपके लिए थोड़ा सा समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब क्या है। अब मैं समझा देता हूं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ जी सर, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल्स का डिपार्टमेंट है, ये परचेज का डिपार्टमेंट है, ठीक है सर, ये एचआर डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स। ऐसे एक डिपार्टमेंट होता है बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। हाँ अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट और भी डिपार्टमेंट होते हैं। तो सर ये जो डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन, जहां पे सामान बनाया जाता है, ठीक है, जहां पे ऑपरेशनल टास्क होते हैं, है ना, तो बेटा इस डिपार्टमेंट पे अप्लाई होती है, ठीक है। पहली बात सुनते रहो, ये बोलती है कि इस डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फर्दर 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दो, ठीक है।
एक जगह सिर्फ प्लानिंग होनी चाहिए और एक जगह सिर्फ प्रोडक्शन परफॉर्म होना चाहिए, जिसको शॉप भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? शॉप, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ जी सर। अब सर क्या करना है बेटा, 4 लोग यहां रखने हैं और 4 लोग यहां रखने हैं, इनको काम देने हैं। अब बस यही देखना है ये 4 लोग कौन हैं और ये 4 लोग कौन है और ये क्या क्या काम करेंगे। इसी बात को फंक्शनल फोरमैनशिप बोला जाता है। अभी मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा, आप बढ़िया तरीके से समझते रहो, बहुत बढ़िया तरीके से बता रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगा आपको इस तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस और बहुत क्विकली। सर फंक्शनल फोरमैनशिप की बात करें तो दिस इज एप्लीकेबल टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पहली बात। ठीक है सर। सर ये क्या बोलता है, इसका फंक्शनल फोरमैनशिप का एम क्या है? टू सेपरेट, देखो प्लानिंग को अलग करना किससे? ऑपरेशनल टास्क से। प्लानिंग अलग, ऑपरेशनल अलग। सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 फर्दर डिपार्टमेंट्स, दैट इज प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक शॉप जिसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर है? हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या होता है, अब सबसे पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं। सर प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर 4 लोग रखने पड़ेंगे, 4। ठीक है, नाम देख लो, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। सर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या बनाता है बेटा? इंस्ट्रक्शन कार्ड एक कार्ड होता है जिसपे इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, वो मेंटेन करता है। सर फॉर एग्जांपल कैसे इंस्ट्रक्शंस, कुछ बताओ कि स्पीड ऑफ द वर्क क्या रहेगी, ठीक है, कौन सी टेक्निक यूज करेंगे प्रोडक्शन के लिए, है ना, टाइम कितना लगना चाहिए किसी टास्क को कंप्लीट करने में, सारा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क मेंटेन करता है। सर फिर रूट क्लर्क क्या डिसाइड करता है बेटा? रूट क्लर्क डिसाइड करता है सीक्वेंस, वर्ड याद करो बस, कीवर्ड्स। सीक्वेंस, सर किसका? सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस का सीक्वेंस। सर मतलब बेटा पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो ये जो सीक्वेंस है ना, पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसको कौन डिसाइड करता है? रूट क्लर्क। डिसाइड द, देखो, डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आगे चलते हैं। सर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करता है बेटा? देखो दो काम है इसके, टाइम एंड कॉस्ट। टाइम ऑब्टेन करता है किस वर्कर ने कितनी देर काम करा और उसके बेसिस पे उनकी वेजेस कैलकुलेट करता है। और वेज जो ऑर्गेनाइजेशन पे करती है वर्कर्स को, वो ऑर्गेनाइजेशन के तो खर्चा ही है, कॉस्ट ही तो है। तो टाइम एंड कॉस्ट इसलिए बोला जाता है कि ये रिकॉर्ड निकालता है किसने कितनी देर काम करा और उनकी क्या कैलकुलेट करता है? वेजेस कैलकुलेट करता है। ठीक है, कैलकुलेट वेजेस, सिंपल बात है। सर डिसिप्लिनेरियन, बेटा डिसिप्लिनेरियन डिसिप्लिन मेंटेन रखता है। अब ये मत बोल देना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सिर्फ डिपार्टमेंट के अंदर, है ना। ठीक, क्लियर है? तो 4 बातें याद रखना। सर उसके बाद बेटा, उसके बाद आ जाता है शॉप, और शॉप आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी बोल लो उसको, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली में ऑपरेशनल टास्क होते हैं, यहाँ पे ऑपरेशनल टास्क, प्रोडक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? ऑपरेशनल टास्क। ठीक है भाई, हाँ जी सर, ऑपरेशनल टास्क हो रहे हैं। अब सुनते रहो जल्दी जल्दी सारी बातें। सर यहाँ पे 4 लोग, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर और रिपेयर बॉस। सर गैंग बॉस, सर नाम से ही थोड़ा गुंडा टाइप लग रहा है, बट बेटा गुंडा नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है ये रिसोर्सेज लाके देता है। क्या देता है? रिसोर्सेज अवेलेबल करवाता है और काम को स्टार्ट करवाता है। तो यही वो बंदा जो काम को स्टार्ट करवाता है, क्या करवाता है? स्टार्ट। स्पीड बॉस, नाम से क्लियर है सर, रिक्वायर्ड स्पीड जो इंस्ट्रक्शन कार्ड में लिखी थी उसको मेंटेन करवाता है। सर एक एग्जांपल दो, आओ। फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन कार्ड में लिखा था 100 यूनिट्स बननी है, ठीक है, पर आवर। तो स्पीड कितनी है सर? 1 घंटे के अंदर 100 यूनिट्स। तो ये मेंटेन हो रही है नहीं हो रही, इसका काम है स्पीड बॉस का। सर इंस्पेक्टर, देखो इंस्पेक्टर, अभी नाम से इंस्पेक्टर से आप लोग तो सर पुलिस वाला समझते हो इंस्पेक्टर। अरे इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट करता है, जांच करता है। सर किस चीज की जांच होगी यहाँ पे? क्वालिटी की जांच होगी, और किस चीज की, है ना, कि भाई जो क्वालिटी हमने बोली थी इंस्ट्रक्शन कार्ड में वो हो रही है, मेंटेन नहीं हो रही, तो ये क्वालिटी चेक करता है। और रिपेयर बॉस, नाम से क्लियर है बेटा, आप लोग पता है क्या बोलते हो? सर ये रिपेयर करता है, ये रिपेयर करता है। अरे ये मैकेनिक है, ये क्या मैकेनिक है? उसके आगे बॉस नहीं लिखा दिख रहा है, बॉस नहीं लिखा दिख रहा। अरे इसके नीचे मैकेनिक काम करते हैं, ये उनसे मशीनरी को वर्किंग कंडीशंस में रखता है, कहीं खराब हो गई तो ये रिपेयर करने नहीं बैठ जाता, करवाता है उसको। ठीक है, हाँ। तो हिज वर्क टू कीप द मशीनरीज या मशीन्स इन वर्किंग कंडीशन बाय टेकिंग केयर ऑफ द मशीनरी, फेलियर, ब्रेकडाउन एटसेट्रा। सर इन यहाँ पे प्लानिंग के अंदर 4 लोग थे और यहाँ पे 4 लोग थे, इनको मिला के फंक्शनल फोरमैनशिप बोलते हैं। और यहाँ पे आगे फंक्शनल फोरमैनशिप खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आगे सेकंड टेक्निक स्टार्ट हो जाती है। बोलो डन 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 डन। मुझे तो लग रहा है अभी तक सब स्मूथ जा रहा है, बढ़िया तरीके से। सेशन के अंदर बने रहना है, बढ़िया बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। सर सेकंड टेक्निक आती है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ठीक है,
सिंपल सोबर तमीज से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, और इफेक्टिव तरीके से पढ़ेंगे। फालतू की बातें इधर उधर की नहीं करनी, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है, और अपने मार्क्स पे वो तभी आएंगे जब आप एफिशिएंसी से पढ़ेंगे, इफेक्टिवनेस से पढ़ेंगे। मैनेजमेंट यहाँ पे भी अप्लाई करनी है आप लोगों को, ठीक है। एक सेकंड रुको, ठीक है, चले भाई आगे। बोलते ही नहीं हो यार, बोलते ही नहीं हो, आओ जरा देखो। अब अगर बात करी जाए सर स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन, ये दोनों चीज का मतलब क्या, चलो मैं बताता हूं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब स्टैंडर्ड सेट करना। क्या सेट करना? स्टैंडर्ड्स को फिक्स करना, स्टैंडर्ड सेट करना। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, दोनों सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन को एक तरीके से समझाता हूं, क्योंकि केस स्टडीज भी आ जाती है। मान लो बेटा कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, रेस्टोरेंट कोई भी है, XYZ रेस्टोरेंट है, ठीक है, XYZ कैफे लिख देते हैं, कैफे XYZ कैफे, ठीक है, हाँ जी सर। अब सर XYZ की कैफे के पास एक मेन्यू है, एक मेन्यू है, सबके पास होती है मेन्यू, है ना सर। यहाँ पे मेन्यू के अंदर पता है क्या होता है, काफ़ी सारे आइटम्स होते हैं, हाँ लिखे होते हैं, और सर उसके बाद यहाँ पे भी लिखे होते हैं, बहुत बड़ी मेन्यू होती है सर, ठीक है। बट उस मेन्यू के अंदर आप सारे के सारे लोग एक बात रियलाइज जरूर करोगे। क्या रियलाइज करोगे? कि उसके अंदर कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो बहुत बिकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं बिकते, है ना सर। सर ऐसे बहुत सारे आइटम्स है डू नॉट सेल, जो बिकते ही नहीं है, ठीक है सर। और सर कुछ ऐसे आइटम्स इसके अंदर है नहीं बट कस्टमर मांगते हैं, ठीक है, कस्टमर्स मांगते हैं, कस्टमर आस्क फॉर इट मांगते हैं बेटा, बट इसके अंदर है ही नहीं। सर क्या करें, क्या करें? पहली बात तो जो मेन्यू के अंदर क्लटर फैला रखा है, आपने रायता फैला रखा है इतना सारा, जो बिकते नहीं आपके सामान, उनको हटाओ, एलिमिनेट करो। और जब भी हम कोई चीज एलिमिनेट करते हैं तो हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं। तो सर सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या बेटा? अननेसेसरी कंजेशन को एलिमिनेट करना। सुनते रहो, पहले पहले मैं इसका मीनिंग बता रहा हूं इन दोनों का। एलिमिनेट करना, सर हटा दिए मेन्यू के अंदर से बहुत सारे आइटम्स, बिकते ही नहीं थे सर, कस्टमर रीड नहीं कर पा रहा, हटाया हमने उसको। सर बट कस्टमर आके डेली मांगते थे हेजलनट ब्लैक कॉफी, सर थी नहीं इसके अंदर, बहुत सारे सर कस्टमर्स मांग रहे हैं हेजलनट ब्लैक कॉफी। सर इतनी डिमांड आ गई, हमें वो प्रोडक्ट ऐड करना पड़ा। और सर जब हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो वो स्टैंडर्डाइजेशन है, हाँ जी। प्रोडक्ट को न्यू वेराइटीज इंट्रोड्यूस करना, नए साइजेस इंट्रोड्यूस करना, न्यू प्रोडक्ट की लाइन ऐड कर दी, वो स्टैंडर्डाइजेशन है। तो अननेसेसरी कंजेशन हटाना, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, और ऐड करना स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है सर। एक स्टैंडर्डाइजेशन का एग्जांपल और दे देता हूं मैं। आपने देखा होगा ये H&M जो है कंपनी, H&M, ज़ारा वगैरह, इनसे आप सामान खरीदने जाओगे या टी शर्ट खरीदने जाओगे तो आपको ऐसे साइज दिखेंगे, ठीक है, एक्सेस, ठीक है, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, ऐसे दिखता है। सर ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कैसे हैं बेटा? ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हैं, स्टैंडर्डाइज्ड। उन्होंने बोल रखा है भैया हमने कुछ चीज़ें सेट कर रखी हैं जिसके बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट का साइज डिसाइड करते हैं, इसको भी स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं, ये भी स्टैंडर्डाइजेशन है। समझ गए बात का मतलब? तो सर स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन मैंने बता दिया। अब स्टैंडर्डाइजेशन जो है ढंग से सुन लेना, FW टेलर बोलता है सर स्टैंडर्डाइजेशन भी करते रहना चाहिए और सिंप्लीफिकेशन भी करते रहना चाहिए अपने बिजनेस के अंदर, और दोनों में क्या रहना चाहिए? बैलेंस रहना चाहिए। ना ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन कर देना, ज्यादा सिंप्लीफिकेशन कर देना, दोनों में बैलेंस रख के चलना। इससे हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, हाँ जी, और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो सर स्टैंडर्डाइजेशन किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। सेट द स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन, फिक्सिंग स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी, सर फिक्सिंग टाइप्स एंड साइजेस, ये कुछ भी हो सकता है सर। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब बेटा, सिंप्लीफिकेशन का मतलब एलिमिनेट करना, क्या? अननेसेसरी वेराइटी, साइजेस एंड डायमेंशंस। तो मैंने पूरा उसको समझा दिया। ये टेक्निक है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन करते रहना चाहिए, ठीक है भाई। चलो सर थर्ड पे आ जाए बेटा, वेस्ट, बहुत ही बढ़िया बात, फैटिग स्टडी। सर फैटिग का मतलब क्या होता है बेटा? थकान, टायर्डनेस। पता है? नहीं पता? नहीं पता, जान लो फिर। सर फैटिग का मतलब होता है टायर्डनेस। अब ये स्टडी क्या बोलती है? ये स्टडी बोलती है, देखो तीसरे पे आ गए अभी हम, है ना। ये स्टडी बोलती है जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो एज अ ह्यूमन, जब हम कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं, वी आर बाउंड टू फील टायर्ड। थकान होनी होनी है भाई। मैं 3 घंटे की मूवी भी देख रहा हूँ तो मेरी आंखें दर्द कर जाएंगी, 1 घंटे 2 घंटे बाद मैं आंखों में ऐसा करूंगा। मेरी वीडियो देख रहे होगे, ठीक है, तो भी एक आधा घंटा 1 घंटे के बाद ऐसा लगेगा यार सर थक गए, थोड़ा सा पानी पी के आ रहे हैं, ये करके आ रहे हैं, लगता है। तो वी आर बाउंड टू फील टायर्ड एज अ ह्यूमन, वी आर बाउंड टू फील टायर्ड व्हेन वी वर्क कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, हाँ जी सर। ये कोई, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। सर क्या करा जाए?
बेटा दिस स्टडी फोकसेस ऑन गिविंग ऑन रेस्ट इंटरवल्स, गिविंग ऑफ रेस्ट इंटरवल्स बेटा, रेस्ट इंटरवल्स देने। सर रेस्ट इंटरवल्स देने, हाँ जी। जब भी कोई इंसान काम कर रहा है तो वो बेटा मशीन थोड़ी है कॉन्टिन्यूसली काम करता रहेगा। अगर आप चाहते हो वो सेम एनर्जी से अच्छे तरीके से काम करता रहे तो फोकस ऑन दी रेस्ट इंटरवल्स। हमें रेस्ट इंटरवल्स पे फोकस करना। और रेस्ट इंटरवल्स में भी क्या, दो चीजें, अमाउंट और दूसरा फ्रीक्वेंसी, अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाँ सर, कितनी देर का रेस्ट इंटरवल देना, कितनी कितनी देर पे देना है। तो सर क्या ये रियल लाइफ में फॉलो होती है? बिल्कुल होती है रियल लाइफ में फॉलो। अगर आप मूवी देखने जाते हो तो मुझे एक बात बताओ, बीच में मूवी के इंटरवल होता ही नहीं होता? बिल्कुल सर होता। क्यों होता है वो बताना। अगर आपको वो इंटरवल नहीं देंगे ना बेटा, आपको मूवी आधी आधी समझ में आएगी, आधी सर के ऊपर से बाउंस, बॉल आई टप्पा खाई ऊपर से बाउंस, समझ नहीं आएगी। सर हम स्कूल जाते हैं, ठीक है सर, स्कूल में भी इंटरवल होता है, बिल्कुल होता है इंटरवल, हर जगह मिलेगा आपको। ये लो, देखने की नजर चाहिए बस, चीते वाली नजर चाहिए, बाघ वाली नजर चाहिए, बल्कि सब छोड़ो, चील वाली नजर चाहिए देखने के लिए। आपको दिखेगी रियल लाइफ के अंदर सारी की सारी चीजें। तो सर इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा होता है कि वो पर्सन दोबारा से सेम एफिशिएंसी से काम करने लगता है। तो सर वेन एवर वर्क इज परफॉर्म्ड, ठीक है, इट इज नेचुरल दैट अ वर्कर इज बाउंड टू फील टायर्ड। हाँ जी सर। तो सर ही मे फील टायर्ड बिकॉज ऑफ अदर रीजन से भी कर सकता है, ठीक है। या तो वो सेम जॉब बार बार करे जा रहा है रिपीटेडली, सर उसके लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं सर, और अनहाइजेनिक कंडीशन के अंदर काम कर रहा है, अनसूटेबल कंडीशन के अंदर काम कर रहा है, या उसका बॉस ही बेकार है, उसकी रिलेशनशिप सही नहीं है बॉस के साथ, अनकॉर्डियल रिलेशनशिप है, मतलब बॉस थोड़ा बॉसी है, बॉसी मतलब कान के नीचे लगा के रखता है, ठीक। हाँ, तो भी वो टायर्ड फील कर सकता है। तो फैटिग स्टडी किस पे फोकस करती है बेटा? फैटिग स्टडी किस पे फोकस करती है बेटा? फैटिग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन दी अमाउंट, जो ऊपर बोला था मैंने, अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, ठीक है, इन कंप्लीटिंग अ टास्क। बोलो डन 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 जल्दी। सर उसके बाद आते हैं मेथड स्टडी पे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। सर मेथड स्टडी क्या है? देखो मेथड का मतलब पता है क्या होता है? मेथड का मतलब होता है बेस्ट वे। आज इस बात को, इसका टैटू करा लो सारे के सारे। हाँ, जहां भी मेथड आ जाए समझ लेना वो मेथड का मतलब होता है बेस्ट वे। किसी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट उसमें से जो बेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा मेथड स्टडी। जैसे बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले तो आपको 100 मिल जाएंगे, ठीक है, बट बेस्ट कौन है? अमान सर। तो अब आप वीडियो देख रहे हो यानी आपने मेथड स्टडी अप्लाई कर दी है, समझे बात? क्योंकि मेथड का मतलब क्या होता है? मेथड इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ टास्क। तो आप वीडियो देख रहे हो, बड़े तरीके से मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, मेथड स्टडी अप्लाई कर रहे हो। तो सर टेलर ने यही बोला कि एक काम को करने के 36 ऑप्शंस हो सकते हैं, बट वी विल ऑलवेज फॉलो द बेस्ट। और इसी को क्या बोलते हैं? मेथड स्टडी। बात खत्म हो जाती है। कितनी सिंपल सी बात है। तो मैंने कब बोला था कि बहुत ही रॉकेट साइंस पढ़ाऊंगा? मैंने बोला था स्टार्टिंग में आके जनरल गाइडलाइंस एंड ट्रुथ्स। आगे चलते हैं। सो उसके बाद बेटा आते हैं 5th पे, टाइम स्टडी। अभी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आता है बेटा, एक केस जरूर आता है। अब सर टाइम स्टडी की बात करें तो बेटा टाइम स्टडी के लिए आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड वर्ड भी टैटू करा लो, पूरे बिजनेस के अंदर रिपीट होता रहेगा, स्टैंडर्ड टाइम। सर ये स्टडी फोकस करती है कि हमें सब काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना है। ये नहीं हुआ कि भाई एक काम को करने के लिए पूरा दिन निकाल दे जाए एक वर्कर और काम ही नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व करना पड़ेगा वर्कर्स को कि एक काम को करने में कितना एवरेज टाइम लगता है, फिर हमें वो सेट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी क्लास लेता हूँ, जनरली मैराथन वगैरह नहीं हो रही है, तो मैंने लगा रखा है कि यार बच्चे को 1 घंटा पढ़ाऊंगा मैं। सर ऐसा क्यों? बेटा 1 घंटे से कम कराऊंगा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो आपके सर के ऊपर से सारी बातें जाने लगेंगी, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी टाइम स्टडी कर रखी है, स्टैंडर्ड टाइम मैंने फिक्स कर रखा है। किस चीज़ को? बेटा अपने पढ़ाने का। मैं 1 घंटे पढ़ाऊंगा। समझ में आ गई बात? सर ऐसा इससे फ़ायदा क्या? इससे बेटा बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा। मैं ये प्लान कर सकता हूँ कि मेरा सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, मेरे को कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स चाहिए, मेरे को और कितने रिसोर्सेज चाहिए, सब मैं इसके अराउंड प्लान कर सकता हूँ। सिमिलरली कंपनी भी ऐसी करती है बेटा।
कंपनी वैसे करती है, टाइम स्टडी डिटरमाइंस दी स्टैंडर्ड टाइम टू बी टेकन टू परफॉर्म द गिवन टास्क। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक पिज्जा वाला था, ठीक है, हाँ जी सर, एक पिज्जा वाला है, वो बेटा पिज्जा बनाता है, बट दिक्कत ये है कि वहाँ पे जो कस्टमर आते हैं ना वो बहुत गुस्से में रहते हैं। क्यों गुस्से में रहते हैं सर? इनका ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम कुछ है ही नहीं, ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम कुछ है ही नहीं सर। एक कभी कभार बहुत जल्दी दे देंगे, कभी कभार सर ऐसा हो जाता है 50-50 मिनट वेट करना पड़ जाता है कस्टमर्स को, ठीक है। अब एक बात होता है, कस्टमर से गुस्सा आएगा नहीं है, टाइम है किसी के पास इतने देर, तो इनको बेटा एक अपने क्या करना चाहिए, एक टाइम स्टडी परफॉर्म करनी चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और देखना चाहिए एक पिज्जा बन के कस्टमर तक डिलीवर होने में कितना ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। उसके ऊपर लग रहा है तो वर्कर्स के कान के नीचे दो, समझे बात? तो सर इसका एक और रियल एग्जांपल दो, तो इसका रियल एग्जांपल बेटा डोमिनोज ही है। डोमिनोज ने बोला था आप ऑर्डर करो, हम 30 मिनट्स के अंदर डिलीवर करेंगे, बोला था नहीं बोला था, ठीक है, नहीं तो फ्री 30 मिनट में डिलीवरी, नहीं तो फ्री, है ना। तो ये क्या है, टाइम स्टडी तो है। उन्होंने कैसे करी होगी ये? उन्होंने बहुत, कितना डेटा है उनके पास, कितने डेली के पिज्जा ऑर्डर होते हैं, तो उन्होंने निकाल लिया होगा भाई एक पिज्जा लगभग 30 मिनट के अंदर डिलीवर हो जाना चाहिए, हो रखा है भाई, ठीक है। हाँ, तो फिर वो उससे कैलकुलेट कर सकते हैं सर उनको कितने नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे, है ना, ये सब काम करने के लिए, ठीक है, और क्या क्या इंसेंटिव्स वो दे सकते हैं अगर वर्कर्स ऐसा करें, काफी सारी चीजें उसके अराउंड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है। और ऐसी आती है एक मोशन स्टडी। सर मोशन के अंदर क्या वर्ड याद रखना है बेटा? इसके अंदर याद रखना है फॉल्टी मोशन, ये लो भाई, ठीक है, हाँ जी सर। सर अब बात करें फॉल्टी मोशन की। फॉल्टी मोशन मतलब जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे मोशंस हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, बट उनका वहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कोई वर्कर काम कर रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी उधर हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, कभी वहां जाके किसी को देख के आ रहा है, वहां कौन खड़ा है। ये जो आपके मोशंस है ना, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को, ठीक है, बहुत ज्यादा डाउन कर देते हैं। सुन ला ना, बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर क्या हो, अगर मैं किसी वर्कर को सीसीटीवी से ऑब्जर्व करूं, वैसे तो करना नहीं चाहिए, कर लेना, सीसीटीवी से ऑब्जर्व कर लूं मैं, और मैं देखूं ये कहां कहां मूव कर रहा है, ये वहां पे जाके किसको देख के आता है, ये क्या कर रहा है ये। मैंने इसको 1 महीना ऑब्जर्व करा, फिर मैंने इसको बुलाया, मैंने कहा भाई इधर आ जा। वो आया, मैंने कहा पहले तो ये बता उधर किसको देख के आता, तो वो बता नहीं रहा। मैंने कहा भाई जिसको भी देख के आता कल से नहीं जाएगा। कह रहे ठीक है सर। मैंने कहा ऊपर से भाई तू उठ के कभी इधर बैठ जाता है, उधर बैठ जा ना, अपनी सीट पे, ठीक है, और काम करना है तमीज से। मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिए, उसने इसको 1 महीने फॉलो करा, उसकी प्रोडक्टिविटी 4 टाइम्स बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गई, क्योंकि उसकी एनर्जी अब एक जगह लग रही है ना, 36 जगह नहीं लग रही। तो हमें फॉल्टी मोशंस आइडेंटिफाई करने कौन कौन से, उनको एलिमिनेट कर देना है। सर ये किसको रेफर करता है? रेफर्स टू दी बेटा स्टडी ऑफ मूवमेंट्स, जैसे लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग, ये सारे मूवमेंट्स होते हैं, चेंजिंग पोजीशंस। अब सर ये क्या करती है मोशन स्टडी? बेटा मोशन स्टडी सीक्स टू एलिमिनेट दी फॉल्टी मोशंस, हम हटाएं। और सर टेलर ने क्या बोला, अगर ऐसा कर लिया तो किसी वर्कर की प्रोडक्टिविटी हम 4 गुना 4 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। कितनी सिंपल है। हाँ जी सर। तो आप लोग मुझे क्या बताओगे, कितनी स्टडी पढ़ ली हमने? बोलो, पहली कौन सी थी? फैटिग स्टडी, हाँ जी, फैटिग स्टडी। उसके बाद कौन सी थी? उसके बाद थी टाइम स्टडी, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद मेथड स्टडी, ठीक है, और अब मोशन स्टडी, ठीक है सर। तो सर ये प्लस का साइन क्यों लगा रहे हैं? इन चारों स्टडी को जब हम ऐड कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं वर्क स्टडी। क्या बोलते हैं? वर्क स्टडी। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बेटा, पेपर में क्वेश्चन आ गया ना, क्या एक्सप्लेन करो वर्क स्टडी, तो कहीं मेरा नाम लगा दो कि सर ने तो 4 ही स्टडी कराई थी, उन चारों को ही वर्क स्टडी बोलते हैं। कहीं सोच रहे हो 5वीं कोई स्टडी है, 4 ही स्टडी है, चारों को मिलाकर क्या बोलते हैं? वर्क स्टडी। दिखाऊं? ये लो, ठीक। तो वर्क स्टडी क्या होता है? फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी प्लस मोशन स्टडी, सबको ऐड कर दो तो क्या उसको बोलते हैं? वर्क स्टडी। तो क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन वर्क स्टडी, तो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? आपको ये चारों एक्सप्लेन करनी है अच्छे तरीके से। डन है या नहीं है? ठीक है भाई, चलो 7th पे आ जाओ। अब 7th क्या है बेटा? 7th है डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम। 7th है डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम। मैंने बोला था 4 प्रिंसिपल 8 टेक्निक 7th पे आ गए और यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट खत्म होने वाला है। सर डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम क्या बोलता है? बहुत ही सिंपल बात बोलता है, जो मैं बताऊं पहले उस पर फोकस करना। ये बोलता है कि आप
आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर लो जरा जल्दी से। आइडेंटिफाई कर लो कौन एफिशिएंट है, ठीक है, और कौन कौन इनएफिशिएंट है। बस ये काम हो गया तो काम बन गया। सर अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन एफिशिएंट है कौन इनएफिशिएंट है? बेटा एफिशिएंट तो वही है कि जो अपने टारगेट्स मीट कर पा रहा है, जिसको मैंने स्टैंडर्ड जो दिया है वो उसको अचीव कर रहा है, उससे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। और इनएफिशिएंट कौन है? इनएफिशिएंट तो बेटा वही है जो अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पा रहा, वो इनएफिशिएंट है। तो सर ये अबव दी स्टैंडर्ड्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी अबव दी स्टैंडर्ड्स परफॉर्म कर रहा है ना। और सर ये बेटा बिलो दी स्टैंडर्ड्स, बिलो दी स्टैंडर्ड्स। समझे नहीं समझे? समझ गए सर, है ना, ये बिलो दी स्टैंडर्ड्स। अब सर चलो कर लिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो क्या करना है? बहुत सिंपल, एफिशिएंट को वेज रेट हाई देनी है, इनको ज्यादा वेजेस देनी है, ठीक है। हाँ, और सर इनको कुछ नहीं करना, इनकी पैसे काट लो इनके, ठीक है, इनको वेजेस कम देनी है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही गलत बात है, ये तो बहुत ही रूड बात हो गई कि जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसके पैसे काट लिए। बेटा इसी तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल रह सकती है, समझ रहे हो बात को, है ना। इसी तरीके से और लोगों का भी घर चल सकता है, अगर इनको भी देते रहे बेटा ये भी इनएफिशिएंट बन जाएंगे। तो इनके पैसे इसलिए काट रहे हैं, ठीक है, ताकि ये ना बने, ये एफिशिएंट बनने की कोशिश करें। समझ गए बात को या नहीं समझे? हाँ, तो सर दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन क्या? पेइंग ऑन डिफरेंट वेजेस टू एफिशिएंट वर्कर्स फ्रॉम इनएफिशिएंट वर्कर्स। एफिशिएंट वर्कर्स कौन है? दोज विच आर परफॉर्मिंग अबव द स्टैंडर्ड्स। और इनएफिशिएंट कौन है? दोज हु आर परफॉर्मिंग, ठीक है, विच आर परफॉर्मिंग बिलो द स्टैंडर्ड्स, ठीक है सर। एफिशिएंट वर्कर्स आर पेड एट हायर वेज रेट और इनएफिशिएंट वर्कर्स विल बी पेड एट लोअर वेज रेट। सिंपल सी बात। इसका फायदा क्या है सर? इसका फायदा है कि एक तो जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको रिवॉर्ड मिल रहा है ना सर। ये दूसरों को मोटिवेट भी करेगा प्रोड्यूस ज्यादा करने के लिए, और हमें ये भी पता चल जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन एफिशिएंट है और कौन इनएफिशिएंट है। कितनी सिंपल सी बातें हैं यार। और डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है बेटा ये एडवर्सली अफेक्ट करती है वर्कर्स की हेल्थ को। सर कैसे? अरे भाई अब ये क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे एफिशिएंट बनने की, तो भाई जल्दी 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 काम करेंगे, हो सकता है इनकी हेल्थ अलाउ ना करे, तो वर्कर्स हमारे उनकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। सर वेस्टेज के ज़्यादा चांस है, ज़्यादा प्रोड्यूस करने के चक्कर में हो सकता है वेस्टेज हो जाए, है ना। और कभी कभार सर वर्कर डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, तो ये जो वर्कर हैं ये डिससैटिस्फाई हो सकते हैं, डिससैटिस्फाइड। ये लो भाई, बोलो है डंडन डंडन बात या नहीं है? क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? बोलो। ठीक है, आगे चलें। अब आगे चलते हैं, जरा लास्ट पे आ जाओ जरा। लास्ट सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटल रेवोल्यूशन। सर ये बात आपने कहाँ बताई थी? मैंने प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी में बताई थी, चाहे वीडियो को पीछे करके देख लेना। प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी में सर हार्मनी कैसे अचीव हो सकती है बेटा? मेंटल रेवोल्यूशन के थ्रू। अब मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब है चेंज इन द एटीट्यूड। बस देखो जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, बस वो याद रखनी है। चेंज इन द एटीट्यूड, चेंज इन द एटीट्यूड, ठीक है। किसके एटीट्यूड? चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। याद रखोगे बात? वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। हाँ जी सर। टुवर्ड्स ईच अदर, फ्रॉम कॉम्पिटिशन टू कोऑपरेशन, फ्रॉम कॉम्पिटिशन टू कोऑपरेशन। सर एक दूसरे से कंपीट ना करें। सर इट इन्वॉल्व चेंज इन द एटीट्यूड, चेंज इन द एटीट्यूड, ठीक है, ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन अनदर, फ्रॉम कॉम्पिटिशन टू कोऑपरेशन। सिंपल। तो सर बोथ, दोनों को रियलाइज करना है कि दोनों एक दूसरे को कंपीट ना करें, कोऑपरेट करें, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। दे रिक्वायर वन अनदर, ठीक है। हाँ, तो इससे ही क्या होगा? इससे बेटा सरप्लस हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रॉफिट तभी अर्न कर सकती है। सिंपल, कितनी आम सी बातें हैं। यहां पे आके साइंटिफिक मैनेजमेंट का दी एंड हो जाता है, दी एंड हो जाता है बेटा। और आंखों से खुशी के आंसू, खुशी के आंसू, खुशी के आंसू बह रहे बेटा। एक आंख से ज्यादा बह रहे हैं, एक आंख से कम बह रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं। सर अब कौन आ गए बेटा? पापा आदमी आ चुके हैं। पापा आदमी, हाँ जी, द बाब ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल। अब इनकी थ्योरी काफी एडवांस है भाई साहब। इन्होंने 14 प्रिंसिपल दे दिए, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दे दिए, एक कदम आगे निकल गए।
बेटा इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दे दिए, ध्यान रख लेना, है ना। कितने प्रिंसिपल्स? 14 प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो कि मैनेजमेंट की नींव बन गए। ये नींव है, 14 प्रिंसिपल, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसलिए मैं पापा आदमी बोल रहा हूँ। और इनकी थ्योरी को बोला जाता है जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट या जनरल मैनेजमेंट। अभी क्या पढ़ के आए हम? साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? जनरल मैनेजमेंट। गिवन बाय हेनरी फोल। कब से कब तक जिया भाई हमारा? ठीक है, 1841 से लेके 1925 तक। याद करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। सर ये क्या थे? फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये बात याद कर लेना। फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी के अंदर भाई साहब काम करते थे। ड्यूरिंग द टेन्योर, जब तक उन्होंने काम करा तब तक उन्होंने वर्कर्स को ऑब्जर्व करते रहे वो काम कैसे करते हैं, और ऑब्जर्व करते करते उन्होंने 14 प्रिंसिपल डेराइव कर दिए, ठीक है। आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है। इधर आओ। सर ही ज्वाइंड अ फ्रेंच माइनिंग कंपनी। उन्होंने क्या ज्वाइन करी बेटा? फ्रेंच माइनिंग कंपनी ज्वाइन करी 1960 के अंदर एज अ इंजीनियर, है ना। और जब तक उन्होंने करा तब तक उन्होंने बेटा 14 प्रिंसिपल्स डिराइव कर दिए। अब 14 प्रिंसिपल्स हमें एक एक करके आगे चलने हैं, पढ़ने हैं। सर पहला क्या है बेटा? पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। पहला क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। सुनते रहो, बढ़िया तरीके से समझते रहो बातों को। सर डिवीजन ऑफ वर्क की बात करें तो काफी सारी लंबी चिट्ठी लिख रखी है, टेंशन मत लो, ये बहुत ही सिंपल है, जब मैं समझाऊंगा। डिवीजन ऑफ वर्क ये बोलता है कि होल टास्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क। देखो मैं बताता हूं, आप पहले आइडेंटिफाई करो होल टास्क को कि टास्क क्या है, ठीक है। हाँ जी सर। सर टास्क है शादी करनी है। टास्क है सर शादी करनी है। अच्छा जी, आप सोच रहे हो कि सर अपनी बातें बता रहे हो क्या? हाँ मुझे तो करनी है, बताओ कोई हो तो, ठीक है। हाँ जी, शादी, ठीक है सर। सर होल टास्क को फिर क्या करो सर? स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करो सर। बिल्कुल सर, स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर दो। स्मॉलर 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 स्मॉलर। हाँ जी सर, शादी करनी है। हाँ जी, तो सर क्या करें बेटा? शादी एक साथ थोड़ी होगा, केटरिंग का काम होगा उसके अंदर, म्यूजिक का काम होगा सर डेकोरेशन का काम होगा, ऐसे बहुत सारे काम होंगे नहीं होंगे उसके अंदर। हाँ जी सर, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करोगे नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे सर। फिर ये जो स्मॉलर स्मॉलर टास्क है लोगों को असाइन करोगे उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, स्किल्स के सूटेड स्किल्स के अकॉर्डिंग, करोगे नहीं करोगे? बताओ। हाँ जी सर। तो सर ये केटरिंग वाला काम केटरर को दिया जाएगा, म्यूजिक वाला काम म्यूजिक वाले को दिया जाएगा, डेकोरेशन वाला डेकोरेशन को, क्योंकि वो उनमें मास्टर आदमी है सारे के सारे, ऐसे ही दिया जाएगा। तो सर इससे काम के अंदर क्या आएगा बेटा? इससे काम के अंदर आएगा स्पेशलाइजेशन। क्या आएगा? स्पेशलाइजेशन, है ना। और स्पेशलाइजेशन इसलिए आएगा क्योंकि ये सब अपने काम में माहिर हैं। हाँ जी सर। और जब स्पेशलाइजेशन आएगा तो आपका टास्क कब अचीव हो जाएगा? आपको कानों कान खबर नहीं पड़ेगी। अगर आप पूरे टास्क को अचीव करने में लग गए, नहीं होगा। आपको उसको स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, फिर एक एक टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आप पूरा टास्क अचीव कर पाओगे। आपने वो मूवी देखी मांझी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी? वो पहाड़ तोड़ देता है किससे? एक हथौड़ा लेता है। अब पूरा पहाड़ देखता है वो तो नहीं तोड़ पाता, डर जाता, पहाड़ को देखता ही नहीं था। वो कहता है आज ये पत्थर तोड़ूंगा बात खत्म, आज ये वाला पत्थर तोड़ूंगा बात खत्म। और पत्थर पत्थर स्मॉलर स्मॉलर पत्थर कर करके पूरा पहाड़ ही निपटा दिया भाई ने। तो यही बोल रहा हूँ, डिवीजन ऑफ वर्क पे इतनी इतनी ताकत है, इतनी पावरफुल टूल है ये। अगर आपने इसको अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर लिया तो भी काम बन जाएगा। सर कैसे? पूरा सिलेबस, होल टास्क कैसे अचीव करेंगे उसको बैठे बैठे देखते रहोगे, एक दिन भी पढ़ाई का मन नहीं करेगा। देखो ही मत उसको, डेली टॉपिक उठाने हैं, चैप्टर्स उठाने हैं, ठीक है। सो पूरा टास्क को डिवाइड करना है स्मॉलर स्मॉलर टास्क में, हाँ, और फिर उनको अचीव करने में लगना। फिर कब हो जाता है पता नहीं चलती चीजें। बोलो आ गई समझ में? खत्म, लो बात, इतना ही तो था। सर डिवीजन ऑफ वर्क मींस देखो, टोटल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू किसमें? स्मॉल टास्क एंड एलोकेटिंग दीज जॉब्स टू, बताओ, डिफरेंट पर्संस, किस पे? ऑन देयर सूटेड स्किल्स, ठीक है सर। सर इससे काम के अंदर क्या आएगा? स्पेशलाइजेशन आएगा, ठीक है। हाँ सर, डिवीजन ऑफ वर्क सब सारे टाइप के कामों पे लगता है, हाँ, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो मैनेजरियल हो, सब टाइप के कामों पे लग जाता है ना। सर इसका एक एग्जांपल देना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे आपको सेल्स वाला काम सेल्स डिपार्टमेंट करता है, परचेज वाला परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इस तरीके से, ठीक है। हाँ जी सर, खत्म डिवीजन ऑफ वर्क। लो आगे चलते हैं सर। अब सर ये क्या है बेटा? आपने स्पाइडरमैन मूवी तो देखी होगी, क्या देखी होगी? स्पाइडरमैन नहीं देखी? नई वाली स्पाइडरमैन देखी होगी तो दिक्कत है, ये पुरानी वाली स्पाइडरमैन है जो पहली स्पाइडरमैन थी, है ना। तो सर उसके अंदर डायलॉग था। डायलॉग क्या था उसके अंदर? डायलॉग था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये डायलॉग था कि जब भी आपके पास पावर आती है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है।
तो वो बन जाता है, स्पाइडरमैन बन जाता है, बट उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है भाई शहर बचाने की, है ना। समझ रहे हो बात को। यानी कहने का मतलब विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप सोच रहे हो सर ये क्यों बता रहे हो बेटा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल इसी पे बेस्ड है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इसी पे बेस्ड है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, हाँ जी। आपको अगर वो डायलॉग समझ में आ गया तो प्रिंसिपल खत्म हो गया, प्रिंसिपल समझ में आ चुका है। सर अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर। पावर, इट इज द पावर टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर, दूसरों से काम कराने के अधिकार को अथॉरिटी बोलते हैं। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बेटा? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन्ड टास्क। ये ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, आपकी जिम्मेदारी, ड्यूटी है आपकी किसी टास्क को कंप्लीट करने की, उसको क्या बोलोगे? उसको हम बोलेंगे बेटा क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन्ड टास्क, वेयर एज अथॉरिटी इज द पावर टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। ठीक। अब सर दिक्कत क्या है? इधर आओ, दिक्कत इधर बताता हूं। अगर अथॉरिटी, लिख रहा हूं पूरी बात समझाने के लिए, अथॉरिटी ज्यादा हो जाती है किससे? रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अथॉरिटी ज्यादा हो गई किससे? रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो आपको क्या लगता है, मैंने किसी को पावर ज्यादा दे दी बट जिम्मेदारी नहीं दी, तो सर वो बंदा पावर का गारंटी मिसयूज करेगा, गारंटी मिसयूज करेगा। सर उसके पास पावर ज्यादा, इतनी जिम्मेदारियां नहीं है तो वो मिसयूज करेगा। कहने का मतलब सर पैसा बहुत आ गया बट जिम्मेदारियां नहीं है, तो उड़ाओगे पैसा, पानी की तरह बहाओगे। सर इसको रिवर्स करना जरा, आओ रिवर्स करें। अगर अथॉरिटी कम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो बताओ ना जरा। अथॉरिटी कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा, फिर क्या करोगे बोलो? तो सर काम ही नहीं हो पाएगा। सर जिम्मेदारी इतनी है, ठीक, पैसा है नहीं हाथ में, पावर है नहीं, तो क्या काम हो पाएगा? ठीक है, तो बेटा इसके अंदर नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क आ जाएगा। नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी समझ रहे हो बात को? सर ये तो दोनों बात ही रिजेक्ट मार दी आपने, बिल्कुल। तो कौन सी बात एक्सेप्ट करें, बता सकते हो क्या? अब जब सारी बातें क्लियर है हमारे सामने तो आप बता सकते हो। बेटा देखो सिंपल सा, सर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ठीक है, हाँ। और जब तक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या नहीं होगा, जब तक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस नहीं होगा तब तक काम नहीं हो सकता। तो सर हेनरी फ्योल ने कितनी बढ़िया बात ऑब्जर्व करी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना है तो देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यही बात मैंने यहाँ लिखी हुई, एक बार रीड करके बता देता हूँ। अथॉरिटी का मतलब राइट टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन्ड टास्क। सर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ को हैंड इन हैंड साथ में चलती है, पता है हमें। अब इधर देखो, हेनरी फ्योल ने बोला देयर शुड बी बैलेंस, पैरिटी। पैरिटी और बैलेंस एक ही बात होती है। पैरिटी, PARITY, या क्या बोलते हैं उसको? बैलेंस, मतलब इक्वल्स टू। ठीक है, हाँ। तो सर देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? एट द सेम टाइम ना, इधर आओ, क्योंकि एक्सेस ऑफ अथॉरिटी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर अथॉरिटी ज्यादा है रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो मिस यूज होगा अथॉरिटी का। और सर अगर अथॉरिटी कम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो हमेशा काम कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, इट विल लीड टू द नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क। खत्म बात, आगे चलते हैं। थर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, खत्म कर देंगे, डोंट वरी। अब मेरी देखो ना, मैं भी तो पढ़ा रहा हूं एक बारी में पूरा चैप्टर, तभी इसमें पढ़ो। अब सर अगर बात करी जाए, ढंग से सुनना, ठीक है, हाँ। डिसिप्लिन, सर डिसिप्लिन मींस बेटा ऑब्जर्वेंस। डिसिप्लिन का मतलब है ना, ऑब्जर्वेंस मतलब फॉलो करना, मानना, किसको? रूल्स रेगुलेशंस को, ये सारी चीजें। तो ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी। तीन बात ध्यान रखना। आप क्या करते हो? रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हो, आपको जो ऑर्डर मिलते हैं उनको फॉलो करते हो, ठीक है, और जो आपके सुपीरियर उनकी रिस्पेक्ट करते हो, तो आप डिसिप्लिन माने जाओगे। ये तीन बातें याद रखना। तो सर हेनरी फ्योल ने इसके अंदर क्या बोला बेटा? हेनरी फ्योल ने बहुत ही सिंपल बात बोली। हेनरी फ्योल ने बोला कि भाई तीनों लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। देयर शुड बी डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल द लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। अब अगर आप मेरे से पूछने लगे ये बात कि सर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो भाई फिर आपने कुछ नहीं पढ़ा। यानी पहले चैप्टर के अंदर ही आपने 3 लेवल पढ़े होंगे सर, कौन कौन से? टॉप लेवल, ठीक है, यहाँ पे आता है मिडिल लेवल, और यहाँ पे आता है लोअर लेवल। पढ़ा ही नहीं पढ़ा है ना? टॉप, मिडिल एंड लो।
तो सर यहाँ पे सीईओ होते हैं, सीएफओ, यहाँ पे डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर। सर यहाँ पे बेटा सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, लोअर लेवल पे जो वर्कर्स से काम कराते हैं। अब बेटा तीनों लेवल पे गुड सुपरविजन होना चाहिए, ठीक है, गुड सुपरविजन। अगर डिसिप्लिन मेंटेन करना है, देयर शुड बी गुड सुपरविजन एट ऑल द लेवल्स। क्लियर एंड फेयर रूल्स होने चाहिए, जुडिशियस एप्लीकेशंस ऑफ पेनल्टीज होनी चाहिए। तीन बातें याद कर लेना, बुक में लिखी हैं आपकी। सर अकॉर्डिंग टू फेयर गुड सुपरविजन एट ऑल द लेवल्स, क्लियर एंड फेयर रूल्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशंस ऑफ पेनल्टीज, ठीक है, तभी आप क्या मेंटेन कर पाओगे, डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन कर पाओगे। अब लास्ट बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सर लास्ट पॉइंट आप हमेशा स्टार बना देते हो ज्यादातर, बिल्कुल, तभी लास्ट में लिख के लाता हूं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सर अगर पेपर में ऐसा आ गया, एक केस आ गया जहां पे लिखा है कि मैनेजमेंट ने जो वादे करे थे वर्कर्स के साथ, वर्कर्स ने जो वादे करे थे मैनेजमेंट के साथ, दोनों ने अपने वादों को निभाया है, दोनों ने अपने वादों को पूरा करा है। सर इसकी इंग्लिश क्या होगी, बोथ आर ऑनरिंग देयर कमिटमेंट्स, दोनों अपने कमिटमेंट्स मतलब वादों को ऑनर कर रहे हैं, मतलब पूरा कर रहे हैं। अगर ये लिखा है तो सर कौन सा प्रिंसिपल है, क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, केस आपसे पूछ लेता है, तब बच्चे वहां पे टेबल पे पेन बजाते हुए रह जाते हैं, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, ठीक है। हाँ, तो सर तब वहां पे लगता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन ध्यान रख लेना। तो सर अगर ऐसा लिखा है कि भाई एक मैनेजर है, नई नई कंपनी खोली, उसने वर्कर्स को अपने पास ज्वाइन करवाया, वर्कर से बोल रहा है कि देखो 6 महीने बाद मैं तुम्हारी वेजेस और सैलरीज बढ़ा दूंगा, मान लो एम्प्लॉय से बोल रहा है सैलरी बढ़ा दूंगा, बट 6 महीने बढ़िया से काम करो, एक्स्ट्रा काम करके। तो वर्कर्स ने भी वादा कर लिया, चलो ठीक है हम करेंगे। मैनेजर ने वादा कर दिया 6 महीने बाद सैलरी बढ़ाऊंगा तुम्हारी। दोनों ने, वर्कर्स ने खूब काम करा, बढ़िया तरीके से काम करा, सारी की सारी चीजें हुई, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बेटा कमिटमेंट जो थी मैनेजर की वर्कर्स और वर्कर्स की मैनेजर, दोनों ने आपस में एक दूसरे को फुलफिल कर दिया, ठीक है। हाँ, और जैसे ही फुलफिल हुआ, ठीक है, जैसे ही ये फुलफिल हुआ, ध्यान रखना, तो दोनों ने अपने कमिटमेंट को क्या कर दिया, कमिटमेंट को ऑनर कर दिया। और कमिटमेंट को ऑनर कर दिया तो बेटा यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा खासा डिसिप्लिन है। क्या है डिसिप्लिन, तो यह लगेगा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डन 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 डन, यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं। हाँ जी सर, आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाओ फोर्थ पे यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड की हम बात करते हैं तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रिंसिपल हो जाता है, ठीक है, ढंग से सुनना पूरी बात को। अब बेटा यूनिटी का मतलब होता है सिंगुलैरिटी, मतलब कि भाई देखो इधर आओ, इधर बताता हूं कि देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड नॉट डुअलिटी ऑफ कमांड। कमांड का मतलब होता है यहां पे ऑर्डर देना, ऑर्डर देना, ठीक है। हाँ, आओ जरा बताऊं, मान लो ये एक सुपीरियर है, ठीक है। हाँ, अब क्या दिक्कत हो रही है, एक और सुपीरियर है, बॉस मतलब दो बॉस हैं, और यहां पे बेटा, यहां पे ये सबऑर्डिनेट है और यहां पे ये सबऑर्डिनेट है, ठीक है। हाँ जी सर। अब सर दिक्कत क्या है, दिक्कत है ये कि इसको तो ऑर्डर यही दे रहा है, ठीक है। हाँ जी, इसको ऑर्डर ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, ठीक है सर। अब सर दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत बेटा इस बंदे के साथ आ रही है कि इसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं, बह रहे हैं, देखो बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। सर क्यों आंसू क्यों रो क्यों रहा है सर ये, बेटा इसलिए रो रहा है क्योंकि ये कंफ्यूजन में है। किस में है, कंफ्यूजन में। कंफ्यूजन इसके सामने सिर्फ ये है छोटी सी कि भाई ये किसका काम निपटा है, इसका काम निपटा देगा तो पता चला इन दोनों में लड़ाई बच गई है, इसका काम निपटा है, पता चला ये आके पूछने लगा है, तो दिक्कत में है भाई, कंफ्यूजन में। और सर जहां भी कंफ्यूजन आती है उससे नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क ही होता है, नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क ही होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है सर, नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क होता है। तो सर क्या करा जाए बेटा, वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। इस बंदे की तरह ये खुश घूम रहा है, इसका काम भी सारे चल रहे हैं, ये होता है यूनिटी ऑफ कमांड। दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइजेस ऑन यूनिटी ऑफ कमांड नॉट डुअलिटी ऑफ कमांड, ठीक है। हाँ जी, इसका मतलब क्या है, दैट सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, एक से ही सिर्फ उसको ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर वो एक से ज्यादा से रिसीव करेगा देन ही में गेट कंफ्यूज हो जाएगा, जिसकी वजह से काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने यूनिटी ऑफ कमांड अप्लाई करा, एक तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और सुपीरियर्स के बीच में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो ये तीन इसके एडवांटेजेस भी हैं, ठीक है भाई, बोलो डन 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 डन। आगे चलते सर।
सर उसके बाद कौन सा आता है बेटा? उसके बाद आता है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बहुत ही सिंपल है। ये बोलता है भाई जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, क्या हैं? डिपार्टमेंट्स, दे ऑल शुड मूव टुवर्ड द कॉमन गोल। वो एक कॉमन गोल की तरफ मूव करेंगे। अब सर ये कॉमन गोल है क्या? बेटा कॉमन गोल जो है एक्चुअली में बहुत ही सिंपल सी बात है। कॉमन गोल का मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, ठीक है। और ये बोलता है हर डिपार्टमेंट का, ये जो डिपार्टमेंट है, ये वाले डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का वन हेड होना चाहिए, वन हेड एंड वन प्लान। बस बात खत्म। वन हेड होना चाहिए और वन प्लान होना चाहिए। ध्यान रखोगे बात को, ठीक है। देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान, ठीक है, ऑफ द एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। इससे फायदा क्या होगा बेटा? इससे वेस्टेज नहीं होगी टाइम और एफर्ट्स की, ध्यान रख लेना। चलो भाई सर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब सर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब बेटा इंडिविजुअल्स का मतलब एम्प्लॉयज हो गए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। हाँ, एम्प्लॉयज के साथ साथ बेटा सारे स्टेक होल्डर्स, इवन आपके डायरेक्टर्स, कस्टमर्स वगैरह सब के सब हो गए, ठीक है। हाँ जी, एक सेकंड रुकना बस। हाँ जी आ जाइए भाई, ठीक है। हाँ फोन वोन आते रहते हैं। सुनो भाई, तो इंडिविजुअल्स की बात करें तो इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयज हो गए बेटा आपके, और स्टेक होल्डर्स जैसे डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है, वर्कर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए आपके, एटसेट्रा। बहुत सारे लोग जो कंपनी से जुड़े हुए हैं, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है। चाह रहे सैलरी बढ़ जाए, ठीक है, कोई कुछ चाह रहा है, कोई कुछ चाह रहा है। एक सेकंड रुक। हाँ जी, तो अब हम बात करने जा रहे हैं, तो देखो अलग अलग जो इंडिविजुअल्स होते हैं सबका अलग अलग कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। एम्प्लॉय चाहते हैं उनकी सैलरी बढ़ जाए, वर्कर्स चाहते हैं उनकी वेजेस बढ़ जाए, शेयर होल्डर चाहते हैं उनकी शेयर होल्डर वेल्थ बढ़ जाए, यानी उनका ईपीएस अर्निंग पर शेयर बढ़ जाए। तो सबकी अलग अलग अपनी अपनी चाह है ना। बट इनको ये नहीं पता कि अगर जनरल इंटरेस्ट सेक्रीफाइस हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट सेक्रीफाइस हो गया, तो इनका एक भी एम अचीव नहीं हो पाएगा। तो रादर देन अपने गोल पे फोकस करने की जगह इनको फोकस करना चाहिए जनरल इंटरेस्ट पे, ऑर्गेनाइजेशनल एम पे। बिकॉज द रीजन इज फुलफिलमेंट ऑफ जनरल इंटरेस्ट विल ऑटोमेटिकली फुलफिल द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो किस पे फोकस करना चाहिए? जनरल इंटरेस्ट पे फोकस करो ना। अगर ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है? अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन का एम है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। आप खुद सोचो, अगर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है तो ये तो सारे के सारे एम ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे ना, बात खत्म, है ना। तो ये बोलता है, तो द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मस्ट बी गिवन प्रेफरेंस ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ये ध्यान रखना। रीजन, फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट विल ऑटोमेटिकली फुलफिल द अदर इंटरेस्ट। सिंपल, ठीक है, ध्यान रखना। सिंपल सा वो है प्रिंसिपल। उसके बाद हम आते हैं सेवंथ पे, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन या प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन, दोनों बात एक ही है, ठीक है। हाँ जी सर। अब सर ये क्या है बेटा? रेम्यूनरेशन की बात करें, द रेम्यूनरेशन पेबल टू वर्कर्स मस्ट बी फेयर, ठीक है, एंड रीजनेबल। कहने का मतलब आप जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेजेस या रेम्यूनरेशन दे रहे हो वो हमेशा फेयर होनी चाहिए। अभी मैं फेयर का भी मीनिंग बताऊंगा, ठीक है, और रीजनेबल होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए। अब अनरीजनेबल में ऐसा भी नहीं आता कि बहुत ज्यादा दे दी, ज्यादा ऐसे लिख रहा हूं, चलो ज्यादा या कम, ठीक है। हाँ ठीक है, आप ऐसा भी मत करना कि जितना वो काम कर रहा है आप उनसे उनको ज्यादा पे कर रहे हो, तो दिक्कत है। कॉस्ट बढ़ रही है और हम नहीं चाहते कॉस्ट बढ़े, सर कम भी नहीं देना है। सर कम नहीं क्यों नहीं देना है बेटा? कम इसलिए नहीं देना, आपके एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। तो ये मैनेजमेंट के अगेंस्ट जा रही है और ये वर्कर्स के अगेंस्ट जा रही है बात, ठीक है। तो क्या करें बेटा? हमेशा रीजनेबल, जितना वो काम कर रहे हैं उतना ही पे करना है, ना ज्यादा ना कम। इसी को बोलते हैं फेयर। अच्छा सर एक और तरीका बताओ सर फेयर आइडेंटिफाई करने का। आप इतना पे कर दो सो दैट दे विल बी एबल टू अफोर्ड अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मैं नहीं चाहता बहुत लग्जरी लाइफ ले, मैं नहीं चाहता बिल्कुल बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही, इतना तो हो कि दे आर एबल टू अफोर्ड अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इतना आपको पे करना है। इससे फायदा क्या है? आप सुनो फायदा क्या है। फायदा बेटा डिस्प्यूट नहीं होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिल्कुल भी। देखो डिस्प्यूट तभी हो सकते हैं जब मैनेजमेंट दिक्कत में या वर्कर, ठीक। अब दोनों सेटिस्फाइड है, मैनेजमेंट कह रहा है हाँ जितना काम करा था उतना मिला, वर्कर्स भी बोल रहे हैं हाँ जितना मैंने काम करा था मेरे को उतना मिला। ज्यादा दोगे मैनेजमेंट डिससेटिस्फाइड, कम दोगे वर्कर डिससेटिस्फाइड, दोनों आपस में क्लैशेस होते रहेंगे। तो डिस्प्यूट्स अवॉइड करेगा ये, ध्यान रखना। फिर हम किस पे आ गए? फिर हम आ गए 8th पे। देखो 14th प्रिंसिपल है, ठीक है, कहां पे आ गए? 8th पे, ध्यान रखना।
सर प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, हाँ जी बेटा सेंट्रलाइजेशन एंड बेटा डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है, हाँ जी सर। सर सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या बेटा? सेंट्रलाइजेशन का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी इन द हैंड्स ऑफ द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। दैट मीन्स कि भाई जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसी के पास डिसीजन मेकिंग पावर है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप लेवल, मिडिल लेवल को काम करने को देता है और फिर लोअर लेवल को कि जो अथॉरिटी है तुम्हारे पास खुद काम करो। अथॉरिटी को बांट रखा है, ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है। बट टॉप लेवल ने अपने हाथ में ले रखी है अथॉरिटी, दैट इज द सेंट्रलाइजेशन। अब देखो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है अगर आपकी स्मॉल, तो वो सेंट्रलाइजेशन से काम कर जाएगी। बट अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सेंट्रलाइजेशन से काम नहीं करेगी, वो डिसेंट्रलाइजेशन से काम करेगी। ये बात ध्यान रख लेना। तो सर क्या करें? ठीक है, क्या करें? आपकी जैसी भी ऑर्गेनाइजेशन है आपको बैलेंस रखना चाहिए, ठीक है, हाँ जी। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या रहना चाहिए? बैलेंस। देयर शुड बी पैरिटी बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिसीजन है आप उनको इफेक्टिवली ले पाओगे, ये बोलता है ये, ठीक है, हाँ जी सर। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन। और डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी होता है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल सकता है? सेंट्रलाइजेशन। बट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चलेगा? डिसेंट्रलाइजेशन। फ्योल ने क्या बोला कि कंप्लीट पैरिटी होनी चाहिए और बैलेंस होना चाहिए बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बता दी मैंने पूरी बात। कौन सा था? 8th था। चलो 9th पे आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, स्केलर चेन बहुत ही सिंपल है। अब भैया आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कम्युनिकेशन को फ्लो करना, ये किस पे बेस्ड है? ये बेटा कम्युनिकेशन, बातचीत अगर होनी है, ठीक है, बातचीत अगर होनी है तो ये बताता है कैसे होनी है, ठीक है, कम्युनिकेशन। तो किस पे फोकस करता है? कम्युनिकेशन पे। इधर आओ। ये बोलता है मान लो एक डबल लैडर चेन बनाते हैं, अभी समझा दूंगा ये क्या है डबल लैडर चेन। मैं एक डबल लैडर चेन बनाता हूं, ये लो बना दी मैंने। अब ये है क्या, मैं ये भी समझाता हूं, बहुत से लोग बताते नहीं है क्या। मान लो ये एक डिपार्टमेंट है आपका, सेल्स है डिपार्टमेंट, और ये क्या है आपका? ये परचेज डिपार्टमेंट है, मान लो ऐसे, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जो भी है ना। तो बेटा यहां पे अगर ए को बात करनी है, BCDEFG H और I, ये लो भाई सुनना मेरी बात को। अगर ए को बात करनी है बेटा डी से तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकता। ए बताएगा बी को, बी बताएगा सी को, सी बताएगा किसको? डी को। हमेशा एक चेन ऑफ कमांड फॉलो होगी, ठीक है सर, हाँ जी। तो सर ऐसे तो बड़ी दिक्कत होगी। ई को बात करनी है ए से तो भाई सब ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन जाएगी, सब अपने अपने सुपीरियर को बताएंगे, वो आगे पास ऑन करेगा। अब सर ये तो बड़ी दिक्कत की बात है क्योंकि डिसीजन लेने में बड़ी डिले आ जाएगी। डिसीजन पता नहीं कब लिया जाए जाके, है ना, क्योंकि कम्युनिकेशन पास ऑन हो रही है लेवल से, अलग अलग लेवल्स पे, और हो सकता है फिल्टरेशन भी हो जाए सर कम्युनिकेशन का, है ना, काफी सारी चीजें होती हैं, तो सारी बड़ी दिक्कत आ जाएगी। बट इससे इससे काम सिस्टमैटिक होता है, काम इससे सिस्टमैटिक होता है। बट सर फिर भी इसके अंदर क्या क्विक कम्युनिकेशन कर सकते हैं? हाँ, इसके अंदर एक क्विक कम्युनिकेशन का भी तरीका है, बट कम्युनिकेशन इसी के थ्रू फ्लो करेगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, हाँ जी। सर क्विक कम्युनिकेशन के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप एक चीज होती है गैंग प्लैंक, वो बना सकते हो। सर गैंग प्लैंक का मतलब वो लोग जो सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे बैठे हैं, दे कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली। तो सर क्या एच और डी आपस में डायरेक्टली बात कर सकते हैं? आंसर इज यस, ऐसे। और ये जो मैंने लाइन बनाई ना, इसको ही बोलते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक, हाँ। प्लैंक का मतलब लकड़ी का फट्टा। तो ये सीढ़ी की तरह नहीं लग रहा, और सीढ़ी को ऐसे कनेक्ट नहीं करते बीच में से, है ना, देखो ऐसे, है ना। तो ये लकड़ी का फट्टा ही मान लो, प्लैंक। समझ में आ गई बात? तो डायरेक्टली दे कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर। तो सेल्स लेवल पे बैठा हुआ यहाँ का बंदा वहाँ पे परचेज लेवल पे बैठे हुए बंदे को यहाँ पे दोनों को डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। तो अब इधर देखो इसका फायदा देखो, मुझे डी को बात करनी है, ठीक है, एफ से। तो सर पहले पता है क्या होता? पहले डी सी को बताता, सी बी को बताता, बी ए को, और फिर ए एफ को बताता। अब डी पता है क्या करेगा? डी सीधा किसको बताएगा? एच को, एच जी को, जी एफ को बता देगा। लो डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो गई, है ना। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन फ्लो कर सकती है अंडर स्केलर चेन, ठीक है, वही मैंने आपको यहां पे बता रखा है। और इसी को फॉर्मल कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। ध्यान रखना, इसको क्या बोला जाता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या बोला जाता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन। लो भाई लिख दिया। अब आ जाते बेटा 10वें पे।
ठीक है, खत्म होने वाला है, सिंपल है, टेंशन नहीं। सर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, अब ये क्या ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देना, कमांड देना, नहीं, ये है बेटा प्लेसमेंट, सामान की जगह, ऑर्डर। प्लेसमेंट किस चीज का बेटा, दो चीज का, मैन का, लोगों का, और मटेरियल का। याद कर लो जैसे करा रहा हूं, मैन एंड मटेरियल का। तो प्लेसमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सर। अब सर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन इंसान कहां बैठेगा और कौन सा सामान कहां रखा जाएगा, ये प्रिंसिपल उससे रिलेट करता है। ये बोलता है कि भाई एक जगह होनी चाहिए, देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस। ये क्या बोलता है, प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए हर चीज की, इंसान की भी और सामान की भी। तो इंसान की और सामान की दोनों की एक जगह होनी चाहिए। सर ऐसा क्यों? अगर मेरे को अपने सुपीरियर से मिलना है, किसी बंदे से मिलना है, मैं उसको ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ ढूंढता फिरूंगा जब तक उसकी एक जगह नहीं है बैठने की। तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम की वेस्टेज हो जाएगी, एफर्ट्स की वेस्टेज हो जाएगी, और हम नहीं चाहते किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेस्टेज हो, उससे कॉस्ट बढ़ती है। तो हमें क्या करना है, हमें एक डेडिकेटेड प्लेस डिसाइड करनी है। सर देयर शुड बी लिखा नहीं है, मटीरियल एंड मैन ऑर्डर इन एन एंटरप्राइज। यानी सर इट मीन्स प्लेसमेंट, किस चीज का प्लेसमेंट बेटा, मैन का और मटेरियल का, इन अ प्रॉपर प्लेस। अ प्रॉपर प्लेस फॉर मटेरियल शुड बी मेड अवेलेबल वेयर मटेरियल विल बी केप्ट, और अ प्रॉपर प्लेस शुड बी मेड अवेलेबल फॉर द मैन। ठीक है, एक एग्जांपल देख लो, इफ एन एम्प्लॉय नीड्स गाइडेंस फ्रॉम हिज सुपीरियर, तो पता होना चाहिए वो बैठा हुआ कहाँ है, ताकि टाइम की वेस्टेज ना हो। सर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, अरे क्या हो गया, अरे हाँ ऐसे हटा देंगे ना। देखो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी 11 है, ये 11। अब ये इक्विटी क्या है, बहुत ही सिंपल सी, अब जितने भी प्रिंसिपल चल रहे हैं सब बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है। सर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या बोलता है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बोलता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, हमें भेदभाव नहीं करना। सर किसके बेसिस पे, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, एटसेट्रा, किसी बेसिस पे हमें किसी एम्प्लॉयज के अंदर भेदभाव नहीं करना। समझ रहे हो, वी विल ट्रीट ईच एंड एवरी एम्प्लॉय इक्वली इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, रिलीजन एटसेट्रा, कुछ भी हो, किसी बेसिस पे हम उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ जी सर। तो सर ये प्रिंसिपल किस पे फोकस करता है बेटा, काइंडलीनेस पे और जस्टिस पे। दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन काइंडलीनेस एंड जस्टिस। तो सर आजकल क्या ज्यादातर एमएनसीज ने इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर लिया, आंसर इज यस, बिकॉज एक एमएनसी देखना, एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जो एक से ज्यादा नेशन के अंदर ऑपरेट करती है, मल्टी नेशंस के अंदर ऑपरेट करती है। तो आपने देखा उसके अंदर अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग कंट्रीज के लोग एक साथ मिलकर कोहेसिवली काम करते हैं, है ना। तो हम देख पा रहे हैं कंपनीज ने इस प्रिंसिपल को इजीली अप्लाई करा है, वरना पॉसिबल नहीं था कंपनीज का सक्सेसफुल होना। तो हमें एम्प्लॉयज को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, पॉलिटिक्स नहीं चल रही वहां पे। चलो भाई 12वें पे आ जाओ। सर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर या स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल बोल लो, एक ही बात होती है। सर अब हमें अपने एम्प्लॉयज का बार बार फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं करना, और सर हम 2-2 मिनट पे एम्प्लॉयज को निकाल देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, ये नहीं करना, वरना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग मिलना भारी हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो देयर शुडंट बी एनी फ्रीक्वेंट टर्मिनेशंस एंड ट्रांसफर्स, ना निकालना है। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराओ, जॉब की, जॉब सिक्योरिटी दो उसको, बोलो हाँ भाई तुमने यहाँ पे कर लिया, तुम टेंशन मत लो, 1-1.5 साल तक नहीं निकालेंगे, तुम अच्छे से काम करो, सीखो, तभी कोई एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना हुआ रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी। तो उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल एंड टेन्योर। ठीक है, हाँ जी सर। सर उसके बाद आता है बेटा सेकंड लास्ट 13 प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव बोलता है एम्प्लॉयज जो होते हैं आपके, एम्प्लॉयज जो होते हैं एट एवरी लेवल, उनको आप एनकरेज करो। क्या करो? एनकरेज, शुड बी एनकरेज्ड। सर किस चीज के लिए? जब भी डिसीजन लिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनसे बोलो पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग के अंदर, उनको एनकरेज करो, उनके सजेशंस लो। इससे क्या होगा बेटा, इससे वो मोटिवेटेड फील करेंगे। एम्प्लॉयज एट ऑल द लेवल शुड बी एनकरेज टू थिंक आउट एंड एग्जीक्यूट द असाइंड टास्क इन अ बेटर वे। सर सबऑर्डिनेट शुड बी इंस्पायर करना चाहिए उनको कि सजेस्ट करें इंप्रूवमेंट इन द फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, वही प्लानिंग के अंदर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, हाँ। उसके बाद लास्ट आ जाता है बेटा, लास्ट है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। अब एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूं। इसका मतलब होता है एकता में शक्ति है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। आपने सुनी होगी बात ये,
बचपन से सुनते आ रहे हैं, एकता में बल है या एकता में शक्ति है, ठीक है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। अब सर आपको कैसे पता? बेटा ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। अब आप बोल रहे हो सर आपको क्या फ्रेंच आती है? अरे नहीं, मेरे को नहीं आती। मैंने दिमाग लगा लिया। मैंने क्या दिमाग लगा लिया? अरे हेनरी फ्यूल फ्रेंच माइनिंग कंपनी में काम करता था ना। बोलो, अपना हेनरी कहाँ काम करता था? हेनरी फ्यूल बेटा फ्रेंच माइनिंग कंपनी में काम करता था, फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट था ये, है ना? ठीक, तो भाई फ्रेंच ही कर रहा होगा। तो एस्पिरिट डी कॉर्प्स इज अ फ्रेंच स्लैंग जिसका मतलब है यूनिटी इज स्ट्रेंथ या यूनियन स्ट्रेंथ, यानी एकता में शक्ति है, एकता में बल है। यानी सर क्या किस पे फोकस करना चाह रहे हो बेटा? दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन टीम स्पिरिट। किस पे फोकस करता है? टीम स्पिरिट पे फोकस करता है। ध्यान रखोगे? हाँ जी सर, टीम स्पिरिट पे फोकस करता है। ये बोलता है कि अकेले अकेले काम नहीं करना, ठीक है, इकट्ठा होकर एज अ टीम काम करना है। तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर कोई मैनेजर बात कर रहा है और बात करते करते, ठीक है, मैं नहीं कर रहा बकरी की तरह, ठीक है, मतलब आई नहीं बोल रहा, हम कर रहा है, वी कर रहा है कि हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, मतलब टीम को साथ में लेके चल रहा है। ये नहीं बोल रहा मैं करूंगा, इंडिविजुअलिटी पे फोकस नहीं कर रहा, एज अ टीम पे फोकस कर रहा है। तो हम बोलेंगे बेटा वो क्लियरली अप्लाई कर रहा है स्पिरिट डी कॉर्प्स। अ मैनेजर शुड ऑलवेज रिप्लेस आई विद वी इन ऑल हिज कम्युनिकेशन एंड डिस्कशंस, ठीक है। तो दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन टीम स्पिरिट। ये बोलते हैं टीम स्पिरिट या टीम एफर्ट्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल एफर्ट्स। हाँ, खत्म, सारा करा दिया, बढ़िया तरीके से करा दिया। पढ़ लेना, पीडीएफ ले लेना, डिस्क्रिप्शन के नीचे चैनल का लिंक भी लगवा दिया है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का, क्लिक करके सीधा वहीं पहुंचोगे, सब्सक्राइब कर लेना, सारी बातें मेरे से पूछ लेना। और सबसे बढ़िया बात, जब एंड तक आई गए हो, ठीक है, तो क्यों ना, ठीक है, एक बढ़िया चीज़ दिखा दूं कि मेरे से भाई 1-to-1 मेंटरशिप के थ्रू भी पढ़ सकते हो। उससे बढ़िया बात ही नहीं है कोई। लो आओ, यहाँ पे जाना है आपको। देखो आपके लिए बैचेस आ चुके हैं, ठीक है, ये रहे सीबीएसई बोर्ड के। तो यहाँ पे आधार, देखो आधार 4.0 आ चुका है बेटा। अकाउंट, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको। और सिर्फ पता है कितने प्राइस पे? आओ तो वो भी दिखा दूँ मैं तुम लोगों को। भाई क्या है ये, इधर आओ, ये देखो, 8111 कोड लगाना है। ये आपके अमान सर का कोड है, सब जगह यही लगाना, ठीक है। याद कर लो इस कोड को, टैटू करा लो इसका। ये लो भाई, जैसे ही करोगे 30% ऑफ मिल जाएगा बेटा, ठीक है। लगभग 4,000, 4,500 के अराउंड में 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कोर्स आपका हो रहा है, ठीक है, इफेक्टिवली, ठीक है। और ऐसे टीचर से जो इंडिया के टॉप नॉच फैकल्टीज हैं उनके साथ आप पढ़ रहे हो, तो काफ़ी इफेक्टिव प्राइस है। तो उसका फ़ायदा उठाओ और कोशिश करना बैच के अंदर आओ और बढ़िया सा लुत्फ उठाओ बैच का, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलो भाई, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर एक और धमाकेदार सेशन के अंदर। ध्यान रख लेना, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के हमारा बेटा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया और यहाँ पे हमने करा दी एंड। ये लो भाई, खुशी के आंसू चाहिए क्या? ये लो खुशी के आंसू। सर खुशी के आंसू बह चुके हैं, ठीक है, खुशी के आंसू यहाँ पे आके दी एंड, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना, मेरे को बताना कि मज़ा आया नहीं आया सेशन के अंदर, ठीक है। और कोई भी ऐसा स्टूडेंट अपना जो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहा है, बेटा नीचे टाइम स्टैम्प मार्क कर देना कौन सी चीज़ कहाँ पे कराई है, ठीक है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा ताकि और स्टूडेंट्स के लिए देखना स्टार्ट हो जाए और आपके लिए भी आसान हो जाए, ठीक है, बाद में कि पर्टिकुलर प्रिंसिपल मैंने कहाँ पढ़ा है वहाँ पे देखो, बात खत्म करो, ठीक है। चलो भाई, जय हिंद।